तो बता दो जरा व्यतिकरण क्या होता है, फिर आगे कहानी चालू करते हैं। बिल्कुल सही, कहलाती है तक तो पढ़ी दिया, देख रहा था ऐसे, एक लाइन इधर उधर नहीं जाने दे रहे थे। तो सबसे पहले अपन तरंगे पढ़ चुके थे, जैसे कि तरंगे अपन ने 11th में पढ़ी, वैसे ही इस चैप्टर में भी तरंगे, वो तरंगे थी मैकेनिकल और ये है नॉन मैकेनिकल, मतलब यांत्रिक, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बाकी के गुणधर्म जैसे वो दिखाती थी वैसे यहाँ पे भी दिखाए जाएंगे, जहाँ पे व्यतिकरण होता था, ध्रुवण होता था, विवर्तन होता, वहां पे हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा अपन ने। क्या क्या पढ़ा? व्यतिकरण भी पढ़ा, उसके साथ साथ अपन ने ध्रुवण की तो कोई छोटी सी से बात पढ़ा, और अपरगामी तरंगे भी पढ़ी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अलग आ जाएंगे, ट्रेवलिंग वेव है तो ट्रेवलिंग वेव के साथ साथ व्यतिकरण वगैरह वगैरह यहाँ देखेंगे, और व्यतिकरण के बाद में विवर्तन ध्रुवण भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो होता क्या था, यदि तरंगे आ रही है एक के साथ 2 3 4 5 6 7 तरंगे एक साथ एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाए, अध्यारोपित होने का मतलब एक साथ ही गिर पड़े, तो परिणामी क्या होगा वहां पे? तो वही यहाँ पे घटनाएं देखने को मिलेंगी, एक साथ एक से ज्यादा तरंगे आ गई होंगी तो क्या क्या होगा, जैसे व्यतिकरण वगैरह होगा। अब उसमें कुछ चीजें पड़ी थी, जैसे कला संबंध तरंगे और कला असंबंध तरंगे, वो यहाँ पे भी चलेंगी। क्या होती है कला संबंध तरंगे? ऐसी तरंगे जिनके मध्य कलांतर समय के साथ अपरिवर्तित, मतलब पहले 1 सेकंड पे जो 0 सेकंड पे कलांतर था वही 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, मतलब समय गुजरता जा रहा है लेकिन कलांतर में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये कहलाती कला संबंध। और जिनमें समय के साथ परिवर्तन आया वो कला असंबंध। कला संबंध तरंगे जो होती है उनकी आवृत्तियां समान रहती है, कला संबंध की आवृत्तियां अलग अलग। अब व्यतिकरण के लिए क्या जरूरी है? व्यतिकरण के लिए जरूरी है कि तरंगे कला संबंध होनी चाहिए और सभी की सभी तरंगे एक ही दिशा में जानी चाहिए, जैसे एक्स में, वाई में या जेड में। आप सोचें कैसे पता चल रहा होगा? पता चलने का क्या, वाई बराबर मैंने लिखा कि ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा। ठीक है, तो यहां से अपने आप बता रहा है कि यह क्या है, दिशा। दूसरे की भी दिशा क्या आनी चाहिए? यही आनी चाहिए, माइनस के एक्स। आयाम आपका बदल सकता है और साथ में आपकी कलांतर आ सकता है। ठीक है, तो दोनों तरंगे समान दिशा में जाती हुई एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो नई तरंग बनती है। नई तरंग अगेन क्या होगी? क्या होगी? परगामी तरंग होगी, गमन करने वाली तरंग होगी, वो भी एक्स का टी का फलन होगी, और उसका आयाम और उसकी तीव्रता पहले वाली से चेंज हो जाएंगी। अब वो क्या होगी, घटना पे डिपेंड करता है कि उनके बीच में कलांतर कितना है वगैरह वगैरह। तो एक तरंग अपन ने ये ले ली और दूसरी तरंग ये ले ली, दोनों का अध्यारोपित करा। अध्यारोपित कराने से नई तरंग आपकी ऐसे बनती है, वाई बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है? नई तरंग का आयाम। आयाम निकालते हैं अपन कैसे? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, बात रही क्या है? थीटा। थीटा क्या है? थीटा देखो पहले वाली तरंग के साथ कलांतर है। पहले वाली तरंग क्या थी? ए साइन ओमेगा टी, इसमें ओमेगा टी प्लस थीटा। तो तरंग के साथ कलांतर निकालना, जैसे टेन थीटा, तो ऊपर साइन और नीचे कॉस हो जाएगा। जिसके साथ निकालना उसको, तो किसके साथ निकाल रहे हैं? y1, तो a और यहाँ b भी चिपका। हालांकि ये थीटा बहुत कम काम आता है, बट इसको भूलना बेवकूफी होगी, कभी कभार तो आता ही है, तो ये अपन थीटा भी निकाल लेंगे। तो मोटा मोटा काम इतना ही था कि दो तरंगे समान दिशा में जाती जाती एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो नई तरंग बनती है। नई तरंग अगेन परगामी होगी। परगामी होगी, उसका आयाम होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। फाइव यहाँ पे कलांतर और ए बी दोनों का आयाम होता है। ठीक है, अब बात यह है दोनों सर्वसम हो जाए। सर्वसम हो जाए तो ए और बी दोनों बराबर रख देंगे, तो परिणामी क्या होगा? 2a cos थीटा बाई 2 या 2a cos फाइव बाई 2। ये सदिशों के रूप से ही चल रहा है कि दो समान परिमाण के सदिश एक दूसरे से फाई कोण पे हो, तो परिणामी बनेगा 2a cos फाइव बाई 2 हो जाएगा, आना ही चाहिए। फिर बात करते हैं किसकी? तीव्रता। तीव्रता आपको जानते हैं कि आयाम के वर्ग के समानुपाती, दोनों को मैं गुणांक से गुणा करूंगा तो आपकी नई तीव्रता बनेगी क्या? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए, जैसे आयाम में होता है रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ध्यान रहे रूट भी नहीं होता, स्क्वायर भी नहीं होता, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। ये भी सर्वसम हो जाए, सर्वसम हो जाए तो समान रख देंगे, और ये क्या होगा 4I0 cos स्क्वायर। याद रखने का वैसे भी रख सकते हैं, आयाम कितना था 2a cos 5/2। वर्क करेंगे तो तीव्रता आएगी, 2 का स्क्वायर 4, आयाम का स्क्वायर I0, और ये cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन परिणामी तीव्रता और आयाम निकाल देते हैं। कलांतर, समांतर और पथांतर में संबंध जानते हैं। जब एक चक्कर होता है तो पथांतर लैम्डा हो जाता है, समय कैपिटल T, और कला 2π। इन तीनों की आपस में तुलना कर मैं ऐसे कहूं, जब पथांतर लैम्डा तो समांतर कितना था T था। जब पथांतर एक है तो समांतर, जब मैं कह दूं पथांतर डेल्टा x है तो समांतर T बाई लैम्डा इंटू, तो आपने देखोगे डेल्टा T/T और डेल्टा x बाई लैम्डा कर सकते हैं। तो ये ऐसे से ही बनाए हुए डेल्टा x बाई लैम्डा, डेल्टा 5/2π और डेल्टा T/T हो जाए। तो ये चीजें अपने वहां से लेके एससी वाले चैप्टर में इसमें चलती रहती। एक छोटा सा अपने पास एक क्वेश्चन है, आप देखें जरा, कुछ आता है तो आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो स्रोत है, एक की तीव्रता 4I0 है, एक की 9I0 है। एक दूरी तय करके आती है कितनी 4 लैम्डा, दूसरी तय करके आती है 4.5 लैम्डा। तो बताओ जरा परिणामी तीव्रता क्या होगी। पहले पथांतर चेक करो और कलांतर कलांतर से आ जाएगा। इतना कम, जबकि अपन ने भेजा तो बहुत ज्यादा है 4I0 और 9I0, फिर तुम तो कम कर दिया इसको है। तो देखो ऐसा भी हो सकता है, कहने का मतलब तरंगे एक दूसरे पर किस कला में अध्यारोपित होती है उससे परिणामी पे फर्क ही पड़ता है। जैसे आपने 4I0 9I0 पहले ही ज्यादा थी, तो इस वजह से यहाँ पे तो तीव्रता और भी कम होगी ना। तो ऐसा ही होता है कि जो तरंगे अध्यारोपित होंगी तो कहीं पे तीव्रता कम और कहीं पे ज्यादा। जहाँ तीव्रता ज्यादा वहां पे आपको चमकीला धब्बा दिखाई देगा, और जहाँ पे तीव्रता कम है वहां पे काला। सीधी सी बात है, प्रकाश की बात करें, लाइट की बात करें, तो जहाँ पे चमकीला है मतलब जहाँ पे तीव्रता बहुत ज्यादा, चमक ज्यादा दिखेगी, और जहाँ पे तीव्रता नहीं है वहां पे डार्कनेस दिखेगी। तो ये हुआ। तो कैसे किया अपन ने, ये पथांतर तो देख लिया कितना λ/2, तो आपको इससे पता चल ही गया है कि लैम्डा का आधा तो कला का टोटल का आधा, तो 2π का आधा पाई, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई की वैल्यू 180, 180 वैल्यू -1। फिर समझ गए, तो ऐसे अपने कर सकते हैं। अब आते हैं अपने पास व्यतिकरण, दो कैटेगरी में डिवाइड किया अपने, कौन सा संपोषित था
विनाशी। ऐसी कोई बात नहीं कि व्यतिकरण दो ही टाइप के होते हैं, अभी बताया अलग अलग कालांतर के हिसाब से तीव्रता भी अलग अलग आएगी। तीव्रता कुछ भी कहां से कहां कुछ भी आ सकती है, तो हम तो क्या करेंगे कि अधिकतम बता दो और न्यूनतम बता दो, ताकि अपने को थोड़ा सा आइडिया तो लगे। मैं ऐसे कहूँ कि हजारों लाखों करोड़ों कौन हो सकते हैं, कला हो सकती है, तो फिर आई की वैल्यू भी हजारों लाख होंगी, तो सबकी सब तो अपन नहीं कर पाएंगे। किसी चीज को अंदाज लगाना तो एटलीस्ट अपन देखें ये कहां से कहां हो सकती है, बस वो कहां से कहां के लिए अपन पढ़ रहे हैं। संपोषी कंस्ट्रक्टिव और विनाशी डिस्ट्रक्टिव। नाम से थोड़ा संपोषी विनाशी से भी पता चल रहा है विनाश करने वाला, और वहां पे संपोषी मतलब ज्यादा होगा। डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रॉय करने वाला है, तो कहने का मतलब विनाशी के अंदर यहाँ पे कम होता है और संपोषी के अंदर ज्यादा। तो यहाँ पे उच्चिष्ट मिलेंगे और यहाँ पे नाम ले देते हैं। उच्चिष्ट का मतलब जहाँ पे अधिकतम मिलेगी तीव्रता आयाम, और निम्निष्ट का मतलब जहाँ पे तीव्रता आयाम न्यूनतम मिलेंगी। ये कॉस की वैल्यू होती है, यहाँ पे 1 होती है, यहाँ -1, यहाँ 0 और यहाँ पे -0। चालू करते हैं किसकी, संपोषी। संपोषी में मैक्सिमा चाहिए, तो मैं कॉस की वैल्यू अधिकतम करूंगा कितनी 1। देखो यहाँ पे अधिकतम कितना कौन 0, फिर वापस अधिकतम कितना 2 पाई, फिर कहने का मतलब एक चक्कर में 2 पाई होता तो 2 पाई ऐड करते जाओ ऐड करते जाओ ऐड करते जाओ, कितना होगा 2n पाई हो जाएगा। ठीक है, पथांतर यहाँ पे 0, एक चक्कर और लगा दो, पथ कितना लेमडा, एक और चक्कर, तो समझ गए एन लेमडा। तो ये छोटी सी चीज है लेकिन बड़ी काम की है। क्या, यदि आप चाह रहे हो आपको उच्चिष्ट मिले, आपका व्यतिकरण संपोषी हो, आपको मैक्सिमा मिले, तो वहां पे पथांतर आना चाहिए 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा एन लेमडा आना चाहिए। अब बात करें आयाम, तो ठीक है, तो वैल्यू रख के कर देंगे, सीधा याद भी रहता है। क्या, यदि संपोषी है तो आयाम अधिकतम होगा। अधिकतम क्या हो सकता है, a प्लस बी हो सकता है। ठीक है, तीव्रता भी वहां पे अधिकतम होगी, लेकिन I1 प्लस I2 नहीं, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। कैसे बना है ये पता है आपको, ये याद रखना जरूरी है। ठीक, सेम कहानी चलेगी विनाशी के अंदर। विनाशी में cos फाई की वैल्यू मिनिमम -1 हो जाएगी। ठीक है, कब कब मिलेंगी, आधा चक्कर, फिर कितना और जोड़ देंगे 2 पाई 3 पाई 5 पाई 2n -1 पाई। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, कई बार 2n + 1 पाई और कई बार 2n, देखो दोनों ही विषम है। कैसे, 2 से गुणा करते हो तो कोई भी संख्या हो चाहे क्या बना देता है सम, और सम को एक जोड़ो या एक घटाते ही विषम। तो दोनों तरीके अपने अपनी जगह सही मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्यों लिखा मैंने ऐसे, तो इसका थोड़ा सा बता दूं। यदि 2n + 1 लिखते हैं तो देखना पाई 3 पाई और 5, 2n + 1 लिखा होता। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये पहला, ये दूसरा, और ये कौन सा है तीसरा, तो तीसरा कितना आना चाहिए 5 पाई। तीसरा कितना आना चाहिए 5 पाई। चलो यहाँ पे 3 रखो 7 पाई। तो क्या दिक्कत आ रही है, एक ही आगे चल रहा है, क्यों, क्योंकि 2n + 1 लिखा है, तो आपको n को चालू करना पड़ेगा 0 से। फिर रखो, देखो ये 0 काउंट होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, n की जगह 2 रखो 5 पाई। सेट हो रहा है। तो अब अपनी अपनी जगह ठीक है। जब 2n + 1 लिखा होता है वहां पे चालू करते हैं हमेशा n 0 से, और 2n -1 रखा होता है 1 से चालू करना है। डरने का कुछ नहीं है। 2n क्या होता है, सम होता है, एक जोड़ने घटाने से विषम होता है। अब बात है कि सर हमें तो बच के निकलना है, डर ना रहे, तो आप फिर 2n -1 सेट कर दीजिए दिमाग में, ताकि आपको काउंटिंग में दिक्कत नहीं होगी। बाकी का जब जब पढ़े तो आप ये चीज के सोचे जरूर कि 2n प्लस और 2n माइनस दोनों ही क्या होते हैं, विषम होते हैं। पथांतर, पथांतर यहाँ पे आधा चक्कर, कहने को λ/2, फिर एक जोड़ो तो 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 चलेगा। आपको ज्यादा यही तरीका अपनाना है। मतलब इस 2n + 2n -1 में भी आपको दिक्कत हो जाए, क्योंकि उच्चिष्ट निम्निष्ट 10वां 15वां 20वां, इससे ज्यादा तो जाने से रहा, और ज्यादातर कहानी अटकेगी 2 3 4 में ही अटक जाएगी। तो ऐसे केस में आपको सही तरीका रहता है कि यदि आप चाहते हो संपोषी, तो 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा, विनाशी आधा 1.5 2.5, मतलब 1/2 3/2 5/2 7/2, तो काफी बच के निकलोगे और काउंटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मिनिमम है तो दोनों का अंतर, यह नहीं डरना किसमें किसका बड़े में से छोटे का माइनस कर देंगे। तीव्रता √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। यदि सर्वसम है, सर्वसम है तो आयाम a - a a कहने का संपोषी में 2a, और यहाँ पे तीव्रता I0 + I0
का कितना 4। बाकी मैं तो कहूँ इससे सोचो ना, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे इसमें। तो ये था व्यतिकरण। रिजल्ट आपको वैसे याद रखने, तो मैं अभी अभी जोर दिया और रिजल्ट पे कौन कौन सी चीज याद रखनी है उस पर दिया। डेरिवेशन आप चाहे टाइम के साथ बोलते जाते हैं। तो आपको आयाम पता होना चाहिए, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। दूसरी चीज आपको तीव्रता पता होनी चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट। ठीक है। फिर आपको पता हो सर्वसम है तो आयाम 2a cos 5/2 और तीव्रता 4I0 cos 5। यदि आपके पास संपोषी हो, मतलब मैक्सिमा जहां पे देखेंगे वहां पे a प्लस बी और तीव्रता रूट I1 प्लस रूट I2 का। यदि अब विनाशी है तो आयाम a माइनस बी और तीव्रता रूट। ठीक है। और यदि अपने पास सर्वसम हो तो उच्चिष्ट के केस में आयाम 2 गुना हो जाएगा, तीव्रता 4 गुना हो जाएगी, जबकि विनाशी में 0। ठीक। अब वही छोटी छोटी कला असंबंध है। देखो कला असंबंध का थोड़ा सा समझिए क्या होता है ताकि आप फील कर पाए। अब कला संबंध का मतलब दोनों के बीच में पथांतर क्या था, सेम। कलांतर भी क्या रहा, सेम। मान लो कि कोई तरंगे निकली जहां से गेट से तरंगे आती हैं, और वो तरंगे आती हैं तो कला उसकी वजह से, तरंगागिर की वजह से आगे 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 बढ़ती जा रही है। मेरे पास भी पहुंची, तुम्हारे पास भी पहुंची, हर किसी के पास वो तरंगे पहुंचती दोनों, और दोनों तरंगे एक साथ आ रही है तो अध्यारोपण भी हुआ और वहां होगी व्यतिकरण की घटना। मेरे पास आई और मेरे पास दोनों तरंगे जो आई उनमें कलांतर था पाई का। कितने कलांतर था, पाई का। तो मैं कहूंगा जो तीव्रता आएगी वो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। पाई ही रहता है लगातार, पाई ही रहता है, पाई रहता है। इसका मतलब हमेशा तीव्रता मेरे पास वो की वो ही आएगी। ठीक है। इसके पास जो गई उनके बीच में कलांतर था कितने का, 2 पाई का। 2 पाई का कलांतर था तो इसके पास तीव्रता जैसे सर्वसम है तो मेरे पास I0 का गायब होगी कितना 0, और इसके पास कितनी है 4I0। समय के साथ वो कलांतर 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई रहता है। इसका मतलब इसको हमेशा कितनी मिलेगी 4I0 और मेरे को मिलेगी 0। तो मेरे पास 0, इसके पास 4I0, हो सकता है किसी के पास I0, किसी के पास 3I0। समय के साथ कलांतर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है वहां पे तीव्रता भी चेंज। तो मेरे से पूछेगा तो तीव्रता मैं हमेशा बताऊंगा कितनी, इसको ये बताएगा 4I0। पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है, क्या ऐसा हुआ कि जादू से इसके पास तीव्रता बढ़ गई और मेरे से गायब हो गई? तो ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, मेरे जो यहाँ आनी चाहिए थी वो ऊर्जा उठ के चली गई, उसके पास तो यहाँ पे तीव्रता 0 होगी, दूसरी जगह कितनी होगी, सीधी 4 गुना होगी। ठीक है, ये तो बात रही इसकी। लेकिन मैं कहूं कि वो कलांतर समय के साथ बदलता रहेगा। तो मेरे पास जो आई पहले कलांतर था 0, तो कितनी आ गई 4I0। फिर मेरे पास थोड़ी देर बाद में कलांतर हो गया पाई 0। फिर मेरे पास आई 2 पाई, कभी 3 पाई, कभी कुछ पाई/2, कभी 45 डिग्री, कभी 30, कभी 32, कभी 35। इसका मतलब मेरे पास जो तीव्रता आ रही है वो समय के साथ लगातार चेंज हो रही है। मुझे 1 2 3 5 मिनट का यदि टाइम देके आप पूछोगे कि मेरे पास तीव्रता कितनी आई, तो मैं ये बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास लगातार तीव्रता चेंज हो। फिर भी मुझे सवाल का जवाब देना तो क्या दूंगा, औसत। यही होता है तरीका कि भाई आपके पास अलग 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 चीजें हैं तो आप क्या बताओगे, फिर औसत बताया जाए। अब मैं ऐसे कहूँ कि आपके एटीएस में स्कोर क्या है, तो एटीएस में स्कोर यदि मान लो 625 है, लगातार वो आ रहा तो 625 बोल दोगे। ऐसा नहीं है तो ऊपर नीचे हो रहा तो तुम क्या बताओगे, औसत बताओगे। क्यों, क्योंकि कभी मान लो 550 है और कभी 650 है, तो आप कहोगे कि सर 600 के आसपास चल रहा है, क्योंकि कभी कम भी हुआ और कभी ज्यादा भी। तो सेम कहानी यहाँ पे, यदि तरंगे कला असंबंध हो तो हम तीव्रता लगातार सेम नहीं बता रहे क्योंकि ये जो है वो समय के साथ परिवर्ती है तो फिर औसत निकालेंगे, और cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी का औसत 0, तो तीव्रता बची I1 प्लस I2। यदि n तरंगे हो तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 कर देंगे, और यदि सर्वसम हो तो n I0। तो आप क्या कहोगे, यदि असंबंध कला असंबंध तरंगे हैं तो परिणामी तीव्रता जो है सभी तीव्रताओं के योग के बराबर हो जाएगी। वैसे औसत, और औसत किसके बराबर आ रहा है, योग के। यदि n है तो n I0। यहाँ पे आप देख रहे हो n I0, इसका मतलब सभी जगह आप कितनी बता रहे हो
एन आई नॉट बताना भी पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास समय के साथ परिवर्ती है, उसके पास परिवर्ती है, उसके पास परिवर्ती है, किसी के पास फिक्स तीव्रता, तो सब क्या बताएंगे, औसत ही बताएंगे, और सबके पास एन आई नॉट एन आई नॉट एन आई नॉट जा रहा है। लेकिन अपन ने देखा कला संबंध में कम या ज्यादा, मैं बता पाता था मेरे पास हमेशा 0 है और इसके पास हमेशा 4 आई नॉट है। चलो उसी का औसत देख लेते हैं, मेरे पास 0 है और इसके पास कितनी है, 4 आई नॉट है, 2 जनों की बात कर रहे हैं, तो औसत 2 इतना 2 आई। चलो कला असंबंध होती तो मेरे पास कितना आता, आई नॉट प्लस आई नॉट, इसके पास भी, फिर भी औसत। तो आप देख रहे हो कि ऊर्जा चाहे वो संपोषी हो, चाहे विनाशी हो, चाहे वो कला संबंध हो, चाहे कला असंबंध हो, आपकी ऊर्जा बाहर से कुछ नहीं आती। इसका मतलब आपको ये कहा जाए कि तरंगे कला संबंध होनी चाहिए, इससे कोई बड़ा कोई तीर नहीं मार दिया, बस यही था कि आप उसको ढंग से देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्योंकि एक जगह तीव्रता बहुत है और एक जगह तीव्रता बहुत, सभी के पास तीव्रता समान होती तो क्या विभेद कर पाते, आपको घटना का कभी पता ही नहीं चलता कि ऐसा हो भी रहा है क्या। तो अपन क्या कहेंगे, कला समझ लेने का कारण यही था ताकि आप व्यतिकरण को ढंग से ऑब्जर्व कर पाते, देख पाते। एन सर्वसम कला समन तरंगी है, तो अब एन स्क्वायर होगा। कैसे अंदाज लगता है, जैसे 2 था तो मैंने कहा रूट आई वन प्लस रूट आई टू, अपन सोचते हैं 3 होते तो शायद 4 होते तो शायद, फिर 1 2 3 4 का स्क्वायर एन होता तो एन स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, एन है तो एन स्क्वायर और मिनिमम 0, औसत इनका भी वही रहेगा, एन स्क्वायर आई नॉट प्लस 0। कितनी तरंगों की बात करिए, एन की तो डिवाइड, तो अगेन पीछे भी एन आई नॉट। ठीक है, तो इस केस में 2 होती तो बस बताना चाह रहा है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, 2 होती तो 2 का स्क्वायर, 3 होती 3 का स्क्वायर, 10 है तो 10 का, और एन है तो। व्यतिकरण में ऊर्जा क्या रहती है, हमेशा संरक्षित रहती है। वही छोटे छोटे क्वेश्चन, मैक्सिमम और मिनिमम का अनुपात, तो मैक्सिमम बटा मिनिमम, तो मैक्सिमम तीव्रता रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर और मिनिमम रूट आई वन माइनस रूट आई टू। यदि तीव्रता के आयाम के रूप में बात करें, मैक्सिमम तो आयाम ए प्लस बी का स्क्वायर और मिनिमम, ठीक है, आयाम बात करूं तो मैक्सिमम ए प्लस बी और मिनिमम आयाम समानुपाती होता है रूट आई के, तो आप कह दोगे रूट आई वन प्लस रूट आई टू, रूट आई वन माइनस रूट आई टू। मतलब ये चीजें छोटे छोटे क्वेश्चन है जिन पे बनते रहते हैं, तो आपको पता भी रहना। व्यतिकरण की कोटि या दर्शक, कहने का मतलब है कि आपका व्यतिकरण कितना अच्छा दिख रहा है या कितना खराब दिख रहा है। अच्छा कब दिखेगा, जब आप ये उच्च निम्न आसानी से देख पाएंगे और आपको ढूंढना ही मुश्किल हो रहा है, तब आप नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट मैच करना चाहिए। मान लो कि आपने कपड़े पहने, एक शर्ट आपके व्हाइट है और पैंट आपकी एकदम ब्लैक है, अब कॉन्ट्रास्ट मैच हो रहा है, तो अब आपके जो कपड़े पहने वो अगले को दिखेंगे। दिखेंगे का मतलब है कि वैसे भी दिख रहे हैं, कहने का मतलब ऐसे लगता है कि हाँ आपने कुछ अलग पहने, इसीलिए आप ऐसा नहीं। हाँ, तो जब भी आप इंटरव्यू वगैरह में देखोगे तो आप ज्यादातर लोग व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बैठा के जाते हैं। हालांकि आजकल शादी में चलता, आजकल धीरे धीरे बंद हो गया, क्योंकि वेटर वगैरह को वही ड्रेस देते हैं, पहनने की हिम्मत भी नहीं होती। मैं अब तो चलो यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, पहले मेरे पास ऐसे ब्लैक व्हाइट, तो यहाँ पे ऑफिस बॉय को वही ड्रेस देती है, मैंने पहनना ही छोड़ दिया, हद्दी होगी। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट होता है। आप भी कई बार कपड़े जिनको सेंस नहीं है तब बात अलग है, बाकी का कोशिश ऐसे ही करते हो कि दोनों जो होते हैं पैंट शर्ट एकदम सेम कलर के नहीं होते। यदि आप पैंट थोड़ी सी लाइट कलर की पहनी है तो कोशिश करते हैं कि शर्ट थोड़ा सा डार्क हो, उस पर ज्यादा जमता है, कॉन्ट्रास्ट मैच करता है। यदि आपकी शर्ट थोड़ी सी लाइट कलर की तो पैंट थोड़ी सी डार्क पहनोगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि अपने पास व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट, वो तो एक बोले जितेंद्र बन जाता है, जितेंद्र, वो पुरानी मूवी में। बाकी का अब्बास मस्तान देखे होंगे, डायरेक्टर वगैरह, कभी कभार, मतलब नहीं ध्यान गया होगा बट कभी देखा हो तो। हाँ, वो व्हाइट ही पहनते हमेशा, तो ऐसी बात है। नहीं, लड़कियां भी ऐसे खूब, एक बार जब जब वो सपना चौधरी नई नई आई थी तो खूब माहौल में आया। नहीं,
ब्लू और ब्राउन कलर की जो सलवार सूट जो फेमस हुआ था, शायद सलवार ब्राउन कलर की थी, फिर उसके ऊपर कुर्ती ब्लू की थी और फिर दुपट्टा ब्राउन कलर का। अच्छा नहीं देखा तुमने? ये तो भयंकर फेमस हुआ था, उसके बाद में भयंकर कॉन्ट्रास्ट, मतलब तुमने तो देखा था। हाँ थोड़ा सा वो नीचे पंजाबी वाली सी, और फिर थोड़ा वो नीचे गिरता दुपट्टा और थोड़ा थोड़ा धरती को छूता, और फिर वो वापस ऐसा देखा होगा तुमने। हाँ तो कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रास्ट बताना था मुझे, तो आप भी ऐसे ही सेंस रखा करें, ठीक है? हाँ नहीं तो ये कोई सपना चोरी, उससे पहले भी शर्ट भी, ये भी फेमस है, मेल के अंदर भी पहनते हैं, रॉयल ब्लू शर्ट और नीचे थोड़ी क्रीम कलर की पैंट, काफी खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है, उस पर थोड़ी रेड टाई हो तो ठीक है, आप भी आग लगा सकते हो, हालांकि आपको कहेंगी नहीं वो आके कि तुम आग लगा रहे हो, तुम ही भोले हो जो आके ऐसे बड़ाई कर देते हो किसी की भी, तो ठीक ही दिख रही हो आज। हाँ नहीं मेरे पास टाई सब कलर की है, रेड भी है, एकदम रॉयल ब्लू भी है, ग्रीन भी है, टाई तो खूब सारी है, अब पहननी नहीं पड़ती ना, पहले पहननी पड़ती थी, अब तो फिक्स ही है, यही पहन के आनी होती है। ऐसी बात तो नहीं है, ड्रेस तो है पास। हाँ नहीं, कपड़े अपने खरीदने में ऐसे कोई आलस नहीं करते, हाँ ये है पहनने नहीं पड़ रहे, तो ऐसे बाकी कपड़े तो मेरे पास पहली साल के हैं, वो भी मेरे कॉलेज के भी जूते मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं, मतलब मेरे घर पे जाओगे तो 8 जोड़ी जूतों की मिलेगी, तो वो भी अभी भी वैसे ही पड़े हैं जैसे वो कॉलेज में थे, तो ऐसे पड़े रहते हैं, अपन पहने कहाँ उनको, दिखाने के लिए, जैसे मैं बताया ना अभी 8 जोड़ी, ऐसे अच्छा लगता है बताने में, बाहर ही रखता हूँ उनको एकदम लाइन से। मेरे जूते बहुत लंबे आते हैं, 11, 11:30, 12। सच में? अच्छा ढीले पहने ऐसे कह रहा है क्या? नहीं यही इसी वजह से मेरे को शायद खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि अच्छे तो मिलते नहीं कभी, फिर मजबूरी में आके जैसे तैसे मिले, फिर मन करता है यार अपने पास अच्छे जूते होते काश, दुकान वाले के पास जाओ, 9-10 नंबर, 9 नंबर आइडियल शूज माने जाते हैं, वो सब मिल जाते हैं। कोई नहीं, भगवान ने भी नहीं चाहा। 12:30 आते थे, फिर तो ठीक है, मेरे को खुद को शर्म आती है से, तेरे को भी आती है, मेरे को मिल जा तो मिलने को मेरे को नहीं मिलते, तो 8 जोड़ी ऐसे तोड़ के थोड़ी ना आऊं। अरे जो चॉइस मतलब अच्छे होते हैं वो नहीं मिलते आपको, जो जैसा चाहते हो, अब वो लंबा निकल गया, अब निकल गया तो आप जान दो, क्योंकि जो तुम जहां जा रहे हो ना वहां नहीं जाना, अभी वापस आओ, हम बात कॉन्ट्रास्ट की कर रहे हैं, और बात रही कॉन्ट्रास्ट की तो मैं अभी बता देता हूँ, मतलब कैसे से कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहे हैं, जैसे ये मैंने पेन चूज किया और मैं इस पे लिख रहा हूँ, अब देखो कॉन्ट्रास्ट मैच नहीं किया, समझ गए? तो किस पे कौन सा कलर सेट होता है यही आपको बताना था, इसे ही कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। चलिए तो वापस आते हैं, हम कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहे थे, तो जब तक आपको कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखेगा, मैक्सिमा मिनिमा आपको अचानक ब्राइट और अचानक डार्क, अचानक ब्राइट अचानक डार्क, तब तक आपको व्यतिकरण की घटना का पता भी नहीं चलेगा, इसलिए अपन व्यतिकरण की कोटि, हालांकि वापस इसको आगे डेफिनेशन फिर से लिखूंगा, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम इनटू 100,
मतलब यहाँ तक की तो कहानी आपको लगेगा जैसे वेव वाली जो है उसी को मैंने कॉपी का कॉपी कर दिया, हालांकि ऐसा नहीं है बट है सेम। अब उसके बाद में कुछ सवालों की बात कर लेते हैं। सवालों की कहानी ये है कि दो स्रोत हैं, एक S1 स्रोत है, दूसरा S2 स्रोत है, दोनों कला समंतर स्रोत भी हैं, दोनों के बीच में दूरी कितनी है 2 लैम्डा। और ये क्या है कि स्क्रीन लगी हुई है। तो स्क्रीन कैसे से लगी हुई है, ऐसे समझो कि दो स्रोत है और एक ऐसे पर्दा सा लगा हुआ है चारों तरफ, एक रील जो होती है ना, तो ऐसे समझो कि रील 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 ऐसे चारों तरफ इसके चक्कर लगा रही, मतलब चक्कर क्या लगा रही है, ऐसे फिक्स है। ये स्रोत है S1 और S2। इस रील को अंदर से देखोगे तो ये आपको एक पट्टिका सी दिखाई देगी। पट्टिका दिखाई देगी तो कहीं पे आपको एक चमकीला दिखेगा, कहीं पे काला, कहीं पे चमकीला धब्बा। बस सवाल मेरा ये है कि इस स्क्रीन पे कितने तो आपको चमकीले धब्बे दिखेंगे और कितने काले धब्बे दिखेंगे, ये आपको अंदाज लगाना है। अंदाज क्या बताना है? एसी बंद कर रखी है क्यों? अरे यार तुम कैसे सोचो आदमी, इसको चालू रखा करो, वैसे ही गर्मी लग रही होती है और तुम चालू नहीं कर रहे। इसको बंद क्यों की? तो हालत खराब थी बेटा, आज तो घर रहना चाहिए था। ये तो पंखे से तो ज्यादा होगी, इससे तो कम से कम तेरे पे तो नहीं आएगी, आगे चली जाएगी। पंखे से तो सीधी फटफट लगेगी। बाहर से चला, बंद करिए। करा बेटा, बहुत ही सारा मारवा है। अच्छा तेरे पे चलानी नहीं आती, फिर तो ये जाएगा हमारे धनु, बहुत सारा है। अब कह रहे क्या टी शर्ट तो लंबी है लेकिन शरीर से ऐसे लगे बीच में सलवटें आ जाती है, तो चढ़ती चढ़ती ऊपर चढ़ जाती है। कोई बात नहीं, आज का तो जमाना है अच्छी कुर्ती का। तो 3 आदमी दिखते हैं आप तो इसमें, ऐसे मतलब यहाँ फिर पेट अलग ही दिख रहा होता है। अब मुझे तो ये भी नहीं पता क्या कौन सा व्यू देखता है। बताओ बताओ। और आज मनोज नहीं आया? अरे धन्नो, तो मैं बताऊं, ये टी शर्ट 2-3 दिन पिंटू को दे। ऐसे पहले ऐसे ही होता था, जुत्ती नहीं, क्या घर वाले से जुत्ती बनवाते हैं, आपको मुझे नहीं पता, वैसे खुद बनवाते हैं तो उससे चमड़े की साई देके से। तो फिर जैसे आती तो ऑब्वियस नहीं होंगे तो अटन पड़ेंगे, तो ऐसे टिंगरों को देते, हमें देते ऐसे कि मतलब 2-3 दिन पहन के घूम, तो वहां घूम के फिर वो थोड़ी सी ऐसे ढीली हो जाती तब जाके पहनने लायक होती थी, वो छाछ वाछ में डाल ढूंढ के। तो वैसे ही टी शर्ट उसको दे, छाछ में डालने से शायद वो चमड़ा थोड़ा मुलायम हो जाता शायद, ऐसा ही कुछ होता है। हाँ तो वो तो भाई चमक बनी रहे, चमड़ा है ना, स्किन ही तो खराब हो जाए। तो इसको टी शर्ट दे, 2-3 दिन काम कर देगा तेरा। काम कर देगा क्या करने, मतलब तेरे पहनने लायक हो जाएगा। ना तुम जितना ना बोलते हो उतना गंदा तो मैं सोच भी नहीं पाता। वो तो मैं, तुम बोलते हो वो समझता हूँ, मैं समझदार तो हूँ ही मैं। आई क्यों ठीक है, तो बड़ाई की बात होगी। हाँ बताओ ना। चाह रहा था कि मैं फालतू एक्टिंग कर रहा हूँ, पड़ोसियों को लगेगा कि सबको आ रहा जबरदस्ती एक्टिंग कर रहा है। चलो तो ये कितनी चल के जाएगी, जबरदस्ती अलग अलग चल के जाएंगे। तो ये कुछ चल के गई और ये भी कुछ चल के गई, लेकिन दोनों के अंदर जो है चल के गई कि उसका टू लैम्डा, तो पथांतर इधर भी 2 लैम्डा, ये दोनों समान चल के जाएंगे तो यहाँ पे भी। अब सीधी सी बात है, 0 से 2 लैम्डा सीधा तो आया नहीं होगा, 0 के बाद में बहुत सारी वैल्यू आती है, लेकिन अपने को तो केवल उच्चिष्ट और निम्नलिखित। तो 0 के बाद में λ/2 आएगा, देन लैम्डा आएगा, देन 1.5 लैम्डा आएगा। 0 के बाद में λ/2 लैम्डा,
फिर λ/2, फिर ये λ/2, लैम्डा 3 λ/2। आपको ढूंढने उच्चिष्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 उच्चिष्ट मिलेंगे और 8 ही निम्नलिखित मिलेंगे। मतलब 8 जगह आपको काली फ्रेंच दिखाई देंगी और 8 जगह चमकीली दिखाई। ये मेरे पास एक स्क्रीन है, पर्दा है, और इस पर्दे के बीच में दो ऐसे लंबवत। तो ये कई बार लैंग्वेज में आते हैं तो बड़ा ध्यान रखना है। कहता है कि दो स्रोत है S1 और S2, उसकी लाइन जॉइनिंग के मतलब उनको मिलाने वाली रेखा के लंबवत एक स्क्रीन रखी हुई है, जिसे नोडल वगैरह में एग्जीक्यूशन मिल सकते हैं, बाकी तो पता नहीं। तो S1 और S2 दो स्रोत है, कला संबंध स्रोत है, दोनों के बीच का पथांतर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कह दिया 3 लैम्डा। कह रहा है कि लाइन जो है उसको मिलाने वाली उस रेखा के लंबवत एक स्क्रीन रखी हुई है और स्क्रीन ऊपर से नीचे तक मतलब अनंत तक फैली हुई है। तो आपको बताना है कि आप देखोगे तो आपको कितने उच्चिष्ट वहां पे दिखाई देंगे, कितने उच्चिष्ट दिखाई देंगे। ऑप्शन बोल देता हूं, 3 5 7 6। अब कैसे करें? एक तो देखो इसको प्रॉपर मैथमेटिक्स है, लेकिन अपन सीधा ऑब्जर्वेशन से निपटाएंगे। ये चल के गई और ये चल के गई, कितना पथांतर आया? 3 लैम्डा। अब यहाँ पे 3 लैम्डा है और अनंत पे चाहेंगे तो दोनों अनंत पे कहने मतलब दोनों समांतर से दिखेंगे, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। अब सीधा 0 से तो 3 लैम्डा आया नहीं होगा, उसके बाद में λ/2 लैम्डा। अब आ गया तो ऊपर की तरफ ऐसा ही सेम नीचे की तरफ है, 2 लैम्डा भी आया है और लैम्डा भी आया है, ठीक है, बाकी भी आए हैं बीच में। अब उच्चिष्टों की बात कर रहे हैं तो उच्चिष्ट तो 1 2 3 4 5। अब होने को तो 0 और यहाँ पे भी क्या बनते हैं? उच्चिष्ट ही बनेंगे, 0 पे भी पथांतर 0 है। तो लेकिन ये अनंत की चर्चा करें और अनंत बहुत दूर होगा और तब तक दूर जाते जाते तीव्रता लगातार तीव्रता कम हो जाएगी, तो वहां पे कोई खास चमक दिखाई नहीं देगी, तो आप कहेंगे कि ये नहीं। तो आप कितने 1 2 3 4 5, तो उच्चिष्ट कितने दिखाई देंगे? 5। तो समझ रहे हैं, कोई भी तरीका हो चाहे कोई भी मेथड हो, उससे आपको क्या क्रिएट करना है? दो तरंगों के मध्य पथांतर, और पथांतर के बाद में उन दोनों को क्या करा दो? एक दूसरे पर अध्यारोपित करा दो, आपको व्यतिकरण की घटना दिखने लग जाएगी। तो यह तो था अपना बेसिक व्यतिकरण। व्यतिकरण को प्रैक्टिकली पढ़ने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन आता है? YDSC, यंग ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विछिद्रीय प्रयोग। तो काफी अच्छा फेमस रहता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि स्टार्टिंग व्यतिकरण वाले में पूछे जाते हैं तो वो इसी पे पूछे जाएंगे। देखते हैं कैसा। तो क्या करता है वो एक यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लेता है, ठीक है। अब ऐसे मोनोक्रोमेटिक लाइट बनाएगा, या तो दूर से आता हो, अब अनंत से आएंगे तो तीव्रता कम हो जाती है, तो स्रोत को पास में रखने की सोचता है। तो स्रोत क्या करेगा? इस हिसाब से फैलाएगा, फिर एक ऐसे खिड़की से रखेगा, इस खिड़की से प्रकाश ऐसे निकलेगा। उसके बाद में वो क्या करता है? आगे 2 स्लिट वाला पर्दा। तो दोनों एक ही बात है, बस मैं यहाँ से कहानी चालू करता हूँ, ठीक है। तो अपन ने क्या किया? कला संबंध बनाना है। कला संबंध बनाना है तो आपको दोनों के बीच में कलांतर नहीं रखना। देखा जाता है कि यदि दो तरंगों के 10 की पावर -8 सेकंड मतलब 1 नैनो सेकंड का भी अंतराल आ जाता है, तो उस वजह से दोनों में क्या आ जाता है? कलांतर। तो ऐसे अपन कभी भी रिस्क नहीं लेंगे कि उनके अंदर कोई कलांतर समय के साथ बदलने लग जाए। तो हम क्या करेंगे? एक ही तरंग से बांट के उससे 2 तरंग बना लेंगे। तो जैसे मैंने ये भेजा और यहाँ पे एक छिद्र लगा दिया और एक और छिद्र, तो यहाँ वाला आदमी को क्या देखेगा? एकदम ये दीवार है, अपना कमरा पूरा अंधेरा है और इसके अंदर 2 छिद्र कर रखे,
तो आप देखोगे तो आपको तो दो यहाँ पे बल्ब से दिखाई देंगे चमकीले, तो अपने के लिए वो क्या हो गए, दो स्रोत, जबकि एक ही से वो क्या बनाए गए हैं, दो। ये कैसे होंगे, इनको कहते हैं स्लिट। क्या कहेंगे, स्लिट कहेंगे। बनाई कैसे जाती हैं, कोई भी अपन पेपर ले लीजिए, कागज वगैरह, अखबार वगैरह, ब्लेड से दो चीरे लगा दो, बस खत्म। तो पेपर लीजिए, उसके ब्लेड से दो चीरे लगा देंगे, जो दो चीरे लगाएंगे वही क्या होंगी, स्लिट। मतलब इतनी पतली बनाई जाती है। सच में ऐसा नहीं है कि इतना ऐसे खांचे से बनाया जाएगा। तो क्या करते हैं, बस ब्लेड का चीरा लगा के अपन क्या बना देते हैं, स्लिट्स बना देते हैं। तो ये S1 है और दूसरी S2 है, ये दो स्रोत होते हैं। यहाँ पे ये सब व्यतिकरण की घटना देखने के लिए मैंने आगे क्या रख दिया है कि पर्दा रख दिया, स्क्रीन। ठीक, अब होगा क्या, यहाँ पे एक स्रोत की तरह, तो यहाँ से क्या बनेंगी, तरंगागर और तरंगिकाएं बनती रहेंगी। तो ये खूब सारी इसकी तरंगिकाएं बनेंगी। सेम कहानी नीचे वाले की भी आप देख रहे होंगे, जगह जगह पे आपस में काटेंगे, मतलब दोनों एक साथ आएंगे, वापस अध्यारोपित होंगे। तो अध्यारोपित होंगे तो कलांतर के हिसाब से इनके बीच में क्या होगा, व्यतिकरण होगा। और व्यतिकरण होगा तो अलग अलग कलांतर पे आपको परिणामी तीव्रता भी अलग अलग होगी। तीव्रता कहाँ से कहाँ, 0 से 4 I0 कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों स्रोत क्या है, सर्वसम, क्योंकि दोनों स्लिट सेम है। स्लिट सेम है तो उनसे निकलने वाली तीव्रता भी सेम ही होगी। तो अपन 0 से 4 I0 के बीच में कोई भी तीव्रता देखने को मिल सकती है। अब इतनी सारी तीव्रताएं तो कैसे देखेंगे, तो अपन तो केवल उच्चिष्ट और मतलब सबसे तेज और सबसे कम वालों को ध्यान देंगे। अब उसके लिए अपन देखते हैं कि कैसे पता चलेगा। तो अपन एनालिटिकल स्टडी करेंगे कि यहां से क्या हुआ, ये निकली, ये तरंग पहुंची और यहां से ये तरंग पहुंची। बताओ दोनों समान समान दूरी तय करके गई क्या, ये बिल्कुल बीच में। तो समान समान की, तो इन दोनों के बीच में कोई भी पथांतर नहीं है, दोनों के बीच में पथांतर नहीं है, तो क्या होगा, कौन सा व्यतिकरण, समपोषी। समपोषी है तो उच्चिष्ट बनेगा, मतलब यहाँ पे एक फ्रिंज बनेगी, वो कैसी, चमकीली फ्रिंज दिखाई देगी। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, थोड़े से ऊपर जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नीचे वाली थोड़ी दूरी ज्यादा तय करके आ रहे हैं। दूरी ज्यादा तय करिए तो पथांतर तो आएगा ही। अब वो पथांतर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने को तो चमकीले के ठीक ऊपर चांस क्या है, बस दो ही ऑप्शन ढूंढने हैं, λ/2 या लैम्डा। पहले λ/2 आएगा, क्योंकि λ/2 छोटा है तो वो अंतर पहले मिलेगा। तो λ/2 आएगा तो वहां पे डार्क दिखाई देगी, तो ये हो गया λ/2। ठीक नीचे भी, क्यों, क्योंकि अब की बार कौन सी ज्यादा चल के आएगी, S1। तो ये आ गया पथांतर λ/2। फिर उस λ/2 के थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो पथांतर आने के चांस है, लैम्डा। तो लैम्डा आएगा तो चमकीली बनेगी, और इधर भी लैम्डा आएगा तो चमकीली बनेगी। फिर उसके बाद में लैम्डा के बाद में क्या चांस है, 3λ/2, तो यहाँ पे बनेगी, डार्क हो जाएगी, और इधर भी। तो कहने का मतलब अब आपको देखने को मिल रहा है चमकीली काली यहाँ पे फ्रिंजेस दिखाई देंगी। तो ये अपने पास उसको बोल देंगे ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट और ये डार्क, फिर ये डार्क और ये ब्राइट और ये डार्क। कहने का मतलब है, यदि इस हिसाब से आप देखोगे तो आपको खुद को ही पता चल रहा है कि वो जो केंद्र पे जो डब्बा है वो तो आपको चमकीला दिखाई देगा। उसके बाद में काला चमकीला काला चमकीला काला, इस हिसाब से दिखाई देंगी। तीव्रताओं की यदि चर्चा करें, तीव्रताओं की चर्चा करेंगे तो तीव्रता क्या दिखेगी आपको, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा, फिर कम, फिर बहुत ज्यादा, फिर कम, ऐसे कहानी चलती रहेगी ऐसे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जो होती है, मैक्सिमम तीव्रता कितनी देखने को मिलती है, 4 I0, और मिनिमम कुछ नहीं। तो ये सब चीजें आप एनालिटिकल स्टडी से भी कर सकते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन से भी आप काफी हद तक बता पा रहे हैं कि सर शायद ऐसा सा कुछ होगा। मैथमेटिकली तो अभी प्रूव किया ही नहीं अपन ने। तो आपने क्या देखा, यंग क्या कहता है, यंग के अकॉर्डिंग एक प्रकाश आता है। अब ये मोनोक्रोमेटिक लेंगे अपन, क्या लिया है, मोनोक्रोम, मतलब एक वर्ण। एक वर्ण का मतलब होता है एक रंग, और यदि अपने पास नॉर्मली जो बोला जाता है व्हाइट लाइट या सफेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश, उसके अंदर सातों कलर होते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है, मोनो से मतलब होता है
सिंगल। तो ये एक वर्णीय प्रकाश लेके चल रहे हैं, इसका कारण भी आगे बताएंगे, क्योंकि तरंग दैर्ध्य सभी तरंगों की क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बाकी चर्चा कर लेंगे। तो मैंने एक वर्णीय प्रकाश भेजा, वहां पे 2 स्लिट बना रखी थी, स्लिट कुछ भी नहीं है, एक कागज के अंदर 2 झिरियां बना दीजिएगा, उनको अपन झिरी भी कह देते हैं, छिद्र भी कह देते हैं। वहां से जो तरंगे निकलेंगी और तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी। ये घटना देखने के लिए हमने आगे कुछ दूरी पर एक स्क्रीन रखी और इन दोनों के बीच की दूरी रखी जाती है कैपिटल डी और ये रखी जाती है स्मॉल डी, क्योंकि काम आएंगे धीरे धीरे। फिर हमने देखा कि केंद्र ठीक सामने देखा तो दोनों समान समान चल के जा रही है, तो पथांतर कलांतर सब 0 था, तो उचित बनेगा और तीव्रता मिलेगी 4 हाई नोट और चमकीला धब्बा दिखाई दिया। ठीक ऊपर पहुंचे तो हमें पथांतर λ/2 दिखा, तीव्रता वहां पे 0 और काला धब्बा या काली फ्रिंज दिखाई दी। फिर सेम कहानी चलती रही, तो चमकीला काला चमकीला काला चमकीला काला, तो तीव्रता भी 0 4 आई नोट 0 4 आई नोट 0 4 आई नोट। अब ये मत भूलिए 4 आई नोट और 0 के बीच में ये लाइन गायब नहीं हुई है, बनी हुई है। इसका मतलब लाइन बनी हुई है तो सभी तीव्रताएं संभव है, तो 0 से 4 आई नोट होती है और 4 आई नोट से 0। आप केवल चर्चा 0 और 4 आई नोट की ही कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि और तीव्रताएं संभव नहीं। ठीक है, अब बात करें किसकी, मैथमेटिकली जो अपन चर्चा की, मैथ से देखिए यही आता है क्या। तो वापस तब थोड़ा समझना और आसान हो जाएगा। तो स्लेट ली, पहले ये पैरेलल बीम लिया, पैरेलल बीम लेने से फायदा, कहने का मतलब पहले से किसी टाइप का पथांतर कलांतर नहीं है इनके बीच में। क्यों, समांतर है तो लग क्या आ रहा है, सबकी सब समान समान दूरी तय करके है, समान दूरी तो पथांतर 0 तो कलांतर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी ली कैपिटल डी, यहाँ ली स्मॉल डी। यहाँ तो पता चल ही गया था क्या बनेगा, उचिष्ट, तो इसको मैंने ओ दे दिया, इसको केंद्रीय उचिष्ट कह देंगे, केंद्र पे बना उचिष्ट। इसके बाद में ये एक किसी भी बिंदु पे मुझे चेक करना, तो मैंने इसको ऐसे भेज दिया और यहां से भी ऐसे भेज दिया। ठीक है, और ये कोणीय की बात करूं तो यहां से थीटा पे मुझे कोई बिंदु ले लिया मैंने, जनरल सामान्य बिंदु पी। मुझे चेक करना कि पी पर उचिष्ट कब बनेगा और निम्न कब, कोई शर्त तो होगी वहां पे, तो वही चेक करने के लिए किया। यहां तक तो कोई परेशानी ज्यादा है नहीं। अब देखो देखें कौन सी ज्यादा तय करके गई है यहाँ पे, S1P या S2P, S2P है वो ज्यादा है, इसका मतलब है पथांतर आपको चेक करना पड़ेगा। अब ऐसे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, बट मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक अभिलंब डाल दिया। अभिलंब डालने के बाद में लगता है कि ये दोनों, तो देखो ऐसे देखोगे तो इसमें आपको इस इमेज के अंदर दिखेगा लगभग दोनों बराबरी चल के आ रही है, इसका मतलब ये तो गायब होगी, तो फिर पथांतर बचा ये। मान लो कि इसको Q ले लिया, तो S2 से लेके Q तक क्या बन गया, पथांतर। अब थोड़ा कोण की मैं चर्चा करूंगा कि ये कोण कितना है, थीटा है। अब इसको कैसे भी घुमा दो, चाहे ये 90 था, ये 90 माइनस थीटा। अब इस त्रिभुज की बात करूं तो ऊपर वाला कोण थीटा, वापिस कर लीजिए, और भी तरीके हैं मेरे पास। ये क्या है, थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये तो ऑलरेडी, तो ये देखो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा, कैसे भी हो चाहे वो घूम के वो क्या आ जाएगा, थीटा। ये दूरी डी है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करूंगा तो ये काम करेगा कर्ण का इधर थीटा की तरफ कॉस और इधर, इसका मतलब डी साइन थीटा क्या होगा, पथांतर। और पथांतर क्या होगा ये निर्धारित होगा कि वहां पे उचिष्ट बनेगा या निम्न। कैसे कैसे, हाँ ये कैसे, क्योंकि पथांतर की वैल्यू 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n लैम्डा तो उचिष्ट बनेगा, और यदि λ/2 3 λ/2 5 λ/2 2n माइनस 1 λ/2 से निम्न बनेगा। बस आपको इसी कहानी को आगे बढ़ाना है। तो हम क्या चाहेंगे, मैक्सिमा उचिष्ट चाहेंगे अपन। ठीक है, मैक्सिमा के लिए आप क्या करोगे, पथांतर को, तो यहां से अपन थोड़ा इसको आगे बढ़ाएं, डेल्टा x इज इक्वल टू कर दिया, सॉरी डी साइन थीटा। वैसे तो काम चल जाएगा, लेकिन एक दिक्कत जरूर है, क्योंकि थीटा उच्च वैल्यू होंगे तब तो निकाल लेंगे, जैसे 30 डिग्री की 1/2, 45 की 1/√2, 60 डिग्री की √2,
लेकिन डिग्री आ जाए मान लो 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, क्योंकि प्रैक्टिकली यही करने जाएंगे। क्यों रहे? क्योंकि आप बहुत दूर ले लोगे। सोचो कि 90 डिग्री पे तरंगे कहाँ पहुंच गई? अनंत पे। अनंत पे तीव्रता तो बिल्कुल जीरो ही हो जाएगी। कहने का मतलब है कि चलो हम 90 पे न पहुंचाए तो 60-70 डिग्री भी यदि पहुंचा दी कहानी तो अभी तीव्रता तो बहुत ही कम होगी। और तीव्रता कम होने की वजह से आपको वो घटना इतनी अच्छी से आई तो 4 I0, लेकिन I0 वहां पे पहुंची नहीं। I0 से तो बहुत ही कम होगी। तो तीव्रता बहुत ही कम होने की वजह से आपको अच्छी सी चमकीली फ्रिंज दिखाई। तो अपन बहुत ही छोटे से कोण के अंदर देखने की सोचते हैं, तो कोण ये होता है 30 डिग्री या उससे भी कम लेके चलते हैं। तो ऐसे केस में आपको वैल्यू में दिक्कत आएगी। साइन 20 की वैल्यू नहीं पता तो आपको इतना जरूर पता, थीटा बहुत छोटा होता तो साइन थीटा लगभग थीटा हो जाता है, क्योंकि आगे जरूरत पड़े मैं पहले रख दूं। तो ये हो गया डी इंटू थीटा, साइन थीटा रखा। अब थीटा को कैसे निकालूं? मैं ऐसे कहूं कि ये दूरी y या x ले लीजिएगा, ठीक है, ये दूरी। तो साइन थीटा या तो कह दो टेन थीटा, या थीटा भी लिखोगे तो 4 त्रिज्या, या टेन थीटा मानो तो लंब बटा क्या लिखूं मैं इसकी जगह? x बाई कैपिटल। यह आपके लिए काफी काम की चीज है, इसको चाहो तो आप अच्छे से रट डालना। एक्स डी बाई, तो पथांतर क्या आया? एक्स डी बाई कैपिटल डी, एक्स डी बाई कैपिटल डी। पता रहे एक्स क्या है? केंद्रीय उचित से कितनी दूरी पे पूछा जा रहा है। वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्स की फॉर्म में भी। केंद्रीय उचित से कितनी दूरी पर। और बात करो कैपिटल डी, क्या? छिद्र तथा स्क्रीन के बीच की दूरी, और स्मॉल डी दोनों छिद्रों के बीच की दूरी हो जाएगा। ये आपका पथांतर है। ये किसकी वजह से आया? वाई डी एस सी की वजह से। और कब? जब थीटा बहुत ही छोटा था। ज्यादातर अपन थीटा छोटा ही लेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर क्या अलग भी याद रखें। बस आपको पता था यह आया था और इससे अपन ने एक्स डी बाई डी बना दिया। मैक्सिमा के लिए पथांतर करना में एल लैम्डा, तो एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू एल लैम्डा, तो एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई, ये कहूंगा एन वी कौन सी, ब्राइट है डार्क है? ब्राइट, बी फॉर ब्राइट है, क्योंकि एन वी ब्राइट फ्रिंज की स्थिति आ गई। मतलब एन वा चमकीला धब्बा या एन वी चमकीली फ्रिंज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। एन 0 1 2 3 4 5 जो भी पूछा जाए, लैम्डा तरंग दैर्ध्य डी दोनों के बीच की दूरी और डी, समझ रहे हैं? तो ये पांचवा पूछा जाए तो आप कहोगे कि पांचवा यहाँ से यहाँ बनेगा। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीवाईक्यू में, इसलिए मैं बता रहा हूं। फिर उसके बाद करें क्या? एनवे निम्नलिखित की मिनिमा। तो अब ये तुम बता दो, एक्स डी बाई डी बराबर लैम्डा बाई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2n-1, ये एन वी डार्क। तो आराम से आपको कहां से ये चीज आई है, ये यदि आपको समझ में आता रहा सीक्वेंस में तो दिक्कत नहीं आएगी। और तुम्हें ऐसे लगेगा कि मतलब ये अपन ये याद करें तो फॉर्मूले बहुत बन जाएंगे और दिक्कत ही दिक्कत है। तो मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा करना था और मिनिमा के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 करना था। तो एन लैम्डा डी बाई डी एन वी ब्राइट फ्रिंज, और 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d क्या आ गया? एन वी डार्क फ्रिंज। अब अपन बात करें जो फ्रिंज है, फ्रिंज क्या होगा? एक डब्बा होता है, ये वो रेखीय भी हो सकता है, वो परवलयाकार, अति परवलयाकार। कहने का मतलब उसकी चौड़ाई देखनी है अपने को इस डब्बे की, तो वो होती है फ्रिंज चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई अपन बीटा से दिखाते हैं। सीधी सी बात है, पहली फ्रिंज कहाँ बनेगी? लैम्डा डी बाई डी पे, दूसरी 2 लैम्डा बाई डी पे, 2 और 1 का अंतर। कोई दिक्कत है? चलो इधर चर्चा करते हैं। पहली फ्रिंज लैम्डा डी बाई 2d, दूसरी 3 लैम्डा डी बाई, अंतर 1.5 में से आधा गया, 1 बचा। तो फिर से तो आपको एक चीज और समझ में आई कि यहाँ पे चाहे काली फ्रिंज हो चाहे चमकीली फ्रिंज हो, सभी की फ्रिंज चौड़ाई सेम ही मिलेगी। तो फ्रिंज चौड़ाई चाहे काली हो चाहे चमकीली, सबकी सेम मिलेगी। आगे जाके आपको विवर्तन की घटना पढ़ाऊंगा, इसमें ये चीज नहीं मिलेगी। तो ये साथ साथ इसलिए बोलना है क्योंकि वो भी वैसा सही मिलेगा आपको, तो वहां पे सेम नहीं होगा। अब सवाल आता है कि
समझ में आ गई, यहाँ तक आपको फ्रिंजेस दिख गई। ये तो घटना हुई मैथमेटिकली, लेकिन हमें प्रैक्टिकली इनको देखने जाना है, तो हम वहां पे माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करेंगे। तो अब मुझे पैटर्न देखना है, तो पैटर्न में मुझे क्या दिखेगी, चमकीली काली, चमकीली काली, चमकीली काली दिखाई देगी। अब वो चमकीली काली फ्रिंजेस कब अच्छी दिखेंगी और कब नहीं दिखेंगी, ये भी एक सवाल बनता है। तो मैं आपसे देखिए जरा, दिख रही है, दिख रही है अभी? अब क्या दिख रहा है? एक, तो यहाँ पे यही सवाल है। कहने का मतलब है आप फ्रिंजेस अलग अलग तब देख पाते थे जब उस फ्रिंज की चौड़ाई थोड़ी क्या होती थी, ज्यादा होती। और यदि फ्रिंज की चौड़ाई यदि क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो फ्रिंजेस थोड़ी अच्छे से दिखना बंद हो जाती है। तो आप अच्छे से पैटर्न देखना चाहते हो, जो भी अपनी आंखों से देखना, अपने को जोर मार के थोड़ी माइक्रोस्कोप लगा देंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग पावर वगैरह ठीक नहीं हुई तो उनको अलग अलग विभेदित नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें दो चीज चाहिए, कि फ्रिंजेस बहुत अच्छे से चमकीली भी होनी चाहिए, अदरवाइज दूसरा तरीका देख लो, मैंने फ्रिंजेस तो बनाई, ठीक है। अब ये उतनी नहीं दिख रही जितनी वो पहले वाली जो चमकीली वाली दिखेंगी। कौन सा पैटर्न अच्छा दिख रहा है? सेकंड वाला। तो दो चीजें ध्यान रखेंगे, एक तो क्या, फ्रिंज की ब्राइटनेस चमकीली बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मतलब तीव्रता बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। तो तीव्रता का ख्याल रखेंगे, जो अपने बस में बनता है वो लगाएंगे, क्योंकि जो प्रकाश ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा तीव्र होना चाहिए। इसके साथ और भी चीजें की स्रोत से बहुत दूर जाए या पास रहे, हाँ तो बहुत दूर न जाए, क्योंकि दूर जाने से भी तीव्रता कम होगी। तो यह तो तीव्रता पे कंट्रोल हुआ। बात है दूसरी फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई यहाँ पे बीटा निर्धारित करेगा, तो देखते हैं। तो बीटा को बढ़ाने के लिए मैं लेमडा को बढ़ाऊंगा। लेमडा को बढ़ा के अपन केवल 7 ही कलर देख पाते हैं, उनमें 7 कलर में क्या यूज करूं, रेड। बस तो आप ये कर लेंगे कि एक्सपेरिमेंट करते टाइम रेड कलर यूज करेंगे, ठीक है। रेड कलर के अलावा हमारा दूसरा ऑप्शन आता है कि डी को बढ़ाया जाए, और तीसरा ऑप्शन आता है डी को कम करा जाए। अब देखो, किसी के फायदे के साथ साथ नुकसान भी होते जाते हैं। क्या, कैपिटल डी को बढ़ाने से क्या होगा, पर्दा दूर जाता जा रहा है, और पर्दे दूर जाने से तीव्रता कम होती है। अब दोनों ही ऑप्शन अपने पास यही है कि एक को कम करें और एक को ज्यादा करें, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डी को कम करना अच्छी बात है, इसको बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। कारण सीधा सा है, कैपिटल डी को बढ़ाने से पर्दे और सिलेटों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, इस वजह से तीव्रता कम हो जाएगी। तो आप अच्छे से फ्रिंजेस देख नहीं पाएंगे तो फायदा ही नहीं हुआ जो आप चाह रहे थे। तो यहाँ तक भी ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट था, जिसमें आपको पता ही रहे कि दो अलग अलग दूरी तय करने से पथांतर आता है। पथांतर है लेमडा तो चमकीला, 2n-1 लेमडा बाई 2 तो काले फ्रिंजेस बनेंगी। यहाँ से आपको फ्रिंज की स्थिति बता सकते हो कौन सी कहाँ बनेगी, और फ्रिंज की चौड़ाई। यदि आपको फ्रिंज चौड़ाई आता है तो काफी आसान काम हो जाता है। कैसे? यदि आपको कहा जाए कि चमकीली फ्रिंज की स्थिति बताओ, तो कौन सी फ्रिंज की स्थिति तुम कहोगे? 0 की तो यही रहेगी, पहली की भाई एक बीटा जोड़ दो। फिर कह रहा है कि दूसरी चमकीली की, तीसरी चमकीली की, पांचवी चमकीली की। कोई दिक्कत है? तो एक फ्रिंज चौड़ाई से काम हो गया। यहाँ पे कोई पांचवी की सेम मिलेंगी आप, ठीक है। तो इसी हिसाब से अपन क्या करते जाएंगे, ऐसे पोजीशन ढूंढ देते हैं। और इनके बीच में फंसी होंगी कौन? डार्क, डार्क होगी आधा, 1.5, 2.5, 3.5, 5.5 है। अच्छा 4.5, सॉरी 5 देख के उन्हें 5.5 चिपका दिया। तो ये मोटा मोटा तो काम है जो कि आपको याद रहे ही रहे। बाकी छोटी छोटी चीजें मैं और बताता हूँ इसमें। ठीक है, एक्सपेरिमेंट था यंग का द्विच्छिद्र प्रयोग का गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण में अपने को ये याद रखना है, ये मैंने एक्स रखा, वाई भी रख सकते हो, जो आपकी मर्जी है, वाई लिया तो वाई ले लो।
ये कर्व जब 30 डिग्री से कम है तो ये लगाएंगे और आपको ज्यादातर 30 डिग्री से कम ही मिलेंगे। ठीक है, ये केंद्रीय उच्च की स्थिति है, कहाँ से, सॉरी एनवी चमकीली फ्रिंज की स्थिति है कहाँ से, केंद्र से, और एनवी काली फ्रिंज की स्थिति है कहाँ से, केंद्र से। फ्रिंज चौड़ाई ये आती है, दोनों के लिए सेम ही आएगी। आपको बीटा बढ़ाना है तो मैं क्या करा, ये बढ़ाया और इसको बढ़ाया तो तीव्रता कम होगी, तो इसलिए अपने को क्या होगा, डी को बढ़ाना गलत बात है, स्मॉल डी को बढ़ाना चाहिए, सॉरी कम करना चाहिए। जैसे ये तीनों में दिखाया, इसमें और इसमें दोनों की फ्रिंज चौड़ाई तो क्या होगी, ठीक ठाक है, लेकिन नीचे वाली की तीव्रता कम होगी, और इसीलिए अपन इस चीज को काम में नहीं लेंगे। ये तीव्रता कम कब हो जाती है, जब डी को, मतलब डी को बढ़ाने से फ्रिंज चौड़ाई तो बढ़ गई लेकिन तीव्रता कम होगी। इसमें फ्रिंज चौड़ाई बहुत कम है तो इतनी अच्छे से विजिबल नहीं पता। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई नाम के लिए कोण के रूप में बताएंगे अपन, इसके रूप में, तो कुछ भी नया नहीं है। ये क्या फ्रिंज चौड़ाई है, यहाँ से अपन कि भाई इस बिंदु पर कितना कोण बना रही हो, सही कहते हैं अपन, ये दूरी होती है डी, तो बहुत छोटा सा है, इसका मतलब है चाप और ये दूरी लगभग बराबर ही काम करेंगे, तो चाप बराबर कोण गुणा, तो कोण बराबर, तो ये क्या होगी, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। चाहो तो वैल्यू रख दो, तो क्या हो गया। इस छोटी सी चीज पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको मिल जाएंगे 2019-20 में ही आए हुए शायद तक। तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी, तो आपको सिंपल सी बात है, बीटा बाई डी, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन बताना है, और वहां से पता चलेगा लेमडा बाई डी, मतलब किस पर निर्भर नहीं करता, कैपिटल डी पर। अब आती है फ्रिंजों की तीव्रता। तीव्रता आपको बताई दी, वैसे तो 0 से लेकर 4 आई नॉट के बीच में घूमती रहती है। जैसे केंद्रीय उच्चिष्ट उसकी यहाँ, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा। देखो 0 पे लेमडा बाई 2 पे मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा। ठीक है, अब बात करें अपन किसकी, तीव्रता फॉर्मूला निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं, सर्वसमय तो 5/2 पूरी कहानी अटक गई 5 पर, कोई बात नहीं, 5 बराबर 2 पाई बटा 2 पाई डेल्टा एक्स बाई लेमडा, तो 5 बराबर, जैसे यहाँ रखोगे 4 आई नॉट, 2 से 2 गया, कहने का मतलब पूरी कहानी अटक गई पथांतर पे। चलो तुम्हारी मर्जी से, मैंने दिमाग में है सर हमारा पथांतर ले रहे हैं हमें 3 लैम्डा बाई 2, वैसे पता है इस पे क्या बनना चाहिए, चेक करो जरा बन रहा है क्या, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा से लैम्डा गया 3/2 270 पे 0, तो तीव्रता और ऐसा ही होना चाहिए था। जो मर्जी ले लीजिएगा आप, कहीं से कोई भी उठाओ, जैसे हमने कहा कि हम तो लेंगे कितना 2 लैम्डा, कोई बात नहीं 2 लैम्डा लो जरा, पाई बाई लैम्डा और इधर 2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा 2 पाई 360 पे cos 1। कहने का मतलब है कि ये तीव्रता बता रही है कि निम्नलिखित कहाँ बनेगा और उच्चिष्ट कहाँ बनेगा। cos स्क्वायर का फलन है तो ऊपर ही बनेगा, और स्क्वायर है तो क्या होगा, लहरदार बनेगा ग्राफ, तो ये लहरदार ग्राफ ऐसे बनता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। दर्शाता की कोटि या व्यतिकरण की कोटि वापस वही कहानी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम इनटू 100। ठीक है, आप चाहो तो ये वैल्यू भी रख सकते हो, इसको ऐसे बना देंगे, और साथ के साथ यदि दोनों सर्वसम हुई तो मैक्सिमम में 4 आई नॉट, मिनिमम में मैक्सिमम, मिनिमम इनटू तो कितना, तो 100%। इसीलिए अपन कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी विजिबिलिटी कब मिलेगी आपको, जब दोनों सर्वसम हो, इससे ज्यादा तो नहीं मिलनी। अब आती है स्क्रीन पे फ्रिंजों की आकृति। क्यों, क्योंकि अब तक मैं सब चीजें थ्योरेटिकली बता दी, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है ये तो आपको करने से ही पता चलेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आपको ऐसा पैटर्न दिखाई देता है जैसा कि दिख रहा है, मतलब ये आपको पहले वाला भी मिलता है और दूसरे वाला। तो जनरली तो आपको ये पहले वाला मिलता है ऐसे अति परवलयाकार सा होता है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन यदि अपन क्या करते हैं, थोड़े से पर्दे वगैरह को थोड़ा दूर कर दें। अब ये कारण क्या है, कारण सिंपल सा है कि आप इतना सा देखो जरा,
ये जो बाउंड्री बनाई है इसके अंदर कैसा दिखाई दे रहा है? लगभग सरल रेखा। यदि मैं इतने से ही पैटर्न को देख रहा हूं तो मेरे को क्या दिखेगा? सरल रेखा। तो मैं क्या करूंगा, इस पैटर्न को और फैला दो, और फैला दूंगा तो मेरे को बाहर वाला तो दूर चला जाएगा, कौन सा बचेगा? अंदर वाला। और ये कैसा सा दिखेगा? सरल रेखा। बस यही कह रहा है कि यदि स्क्रीन को काफी दूर हो तो फ्रिंज की आकृति लगभग सरल। हालांकि सरल वाला समझना, बताना, देखना आसान होता है, लेकिन एक साइड इफेक्ट साथ के साथ होने के चांस होते हैं। क्या? तीव्रता कम हो जाएगी। इसलिए आप तीव्रता कम न हो तो पीछे जो स्रोत आ रहा है उससे आने वाली तीव्रता को थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दो। मान लीजिए आप 20 वाट का बल्ब यूज करने की बजाय आप वहां पे 40 का कर दो, तो 40 वाले की तीव्रता थोड़ी तगड़ी रहेगी, तो कम होने के बाद भी 20 के बराबर बच जाएगी। तो ये ऑब्जर्वेशन से तो क्या पता चला? सामान्यतः क्या होती है, अति परवलयाकार होती है, लेकिन स्क्रीन काफी दूर रख दी जाए तो आपको सरल रेखा भी मिल जाती है। ठीक है, बढ़िया। ये कह रहा है इसमें 5 मिलीमीटर और ये 1 मिलीमीटर। अब तुम कहोगे कि दूर रखने से बढ़नी चाहिए, तो वो अगले ने वो क्या किया होगा, स्मॉल डी को भी बैलेंस किया होगा ताकि ये तीव्रता में कोई दिक्कत ना आए। तो ये तो बेसिक अपने पास YDAC था। तो YDAC क्या था, कैसे से वो दो छिद्र से बनाता है, वो दो छिद्र यूज क्यों करता है, वो दो छिद्र कैसे बने होते हैं, वो स्लिट होते हैं। स्लिट विड्थ का मतलब सीधा सा है, जो झिरी लगाई है उसकी चौड़ाई क्या होती है, उसकी छिद्र की चौड़ाई बोली जाती है। ठीक है, फिर अपने वहां पे उच्च कहाँ बनता है, निम्न कहाँ बनता है, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, दृश्यता बढ़ाने के लिए फ्रिंज चौड़ाई कैसे काम में लेते हैं, और उनकी तीव्रताएं कैसे वेरी करती हैं। पता चला कि सभी चमकीलों की तीव्रता समान और सभी कालियों की भी तीव्रता समान होगी। ठीक, मिल जाएगा। तो ये तो मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक सवालों के तरफ लेके जाता हूँ। सवाल न्यूमेरिकल नहीं, अभी मैं थ्योरी में ही काम चलाऊंगा। यही सवाल है। पहला सवाल यह है कि यदि हम मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वर्णीय प्रकाश की जगह श्वेत प्रकाश काम में ले लेते या लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? चलो ये थोड़ा भारी पड़ सकता है, चलो दूसरा पूछ लेता हूँ, वो बाद में पूछूंगा। ये बता दो, यदि पूरे YDAC एक्सपेरिमेंट को किसी माध्यम में डुबो दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये आप सोच पाओगे आसानी से। यदि YDAC के एक्सपेरिमेंट को पूरे को किसी माध्यम में डुबो दिया जाए, माध्यम में मतलब पानी में करवा रहे हैं या फिर जो आपके आसपास वायु है इसके अंदर भी थोड़ा सा कुछ मिलावट है, तो क्या होगा? आपको तरंग दैर्ध्य के बारे में सोचना है और उसके बाद में सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तरंग दैर्ध्य माध्यम में डुबोने से कितनी हो जाती है? कम हो जाती है, म्यू टाइम्स कम हो जाती है। इतना क्लियर है? तो अब सवाल छोटे छोटे। फ्रिंज चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी। चलो, जो फ्रिंजेज हैं वो केंद्रीय उच्चिष्ट की, चलो केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा? केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा? केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा? नीचे दिखाएगा तो देखो, दोनों की तरंग दैर्ध्य नो डाउट कम हुई, लेकिन जितनी ऊपर वाले की उतनी नीचे वाले की। तो यहाँ पे पथांतर अगेन 0, तो केंद्रीय उच्चिष्ट यही बनेगा। अब सवाल ऐसे आने की वजह से अगले वाले में भी यही थॉट आते हैं, लेकिन ऊपर वाले में देखो ज्यादा दूरी किसने चली, तरंग दैर्ध्य ज्यादा किसकी, तो अपन ये कहेंगे नीचे वाले पे थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ा और ऊपर वाले पे थोड़ा कम फर्क पड़ा। घटाया सबको, लेकिन ज्यादा नीचे वाले पे ज्यादा घटा, तो इस वजह से बाकी पे फर्क पड़ेगा, बट केंद्रीय पे उच्चिष्ट पे कोई फर्क। तो फ्रिंज चौड़ाई कम हुई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कम हुई, लेकिन केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति पर कोई फर्क। चलो, केंद्रीय उच्चिष्ट के अलावा बाकी जो फ्रिंजेज हैं वो माध्यम में डुबोने पे केंद्र की तरफ आएंगी, केंद्र से दूर जाएंगी या वहीं रहेंगी। केंद्र की कारण कोई भी देख लो, एनवी ब्राइट फ्रिंज आपने देखा एन लैम्डा डी बाई, ये कम होने की वजह से ये भी तो कम हो गया, मतलब वो ओ से दूरी
कम, दूरी कम होगी तो थोड़ा कहाँ शिफ्ट हो गए, केंद्र की तरफ शिफ्ट हो गए। यहां तक भी आपकी कहानी ठीक है। अगला सवाल है कि कौन सी फ्रिंज ज्यादा शिफ्ट होगी, सब समान होंगी या केंद्र के पास वाली ज्यादा होंगी या केंद्र से दूर वाली ज्यादा होंगी? केंद्र से दूर वाली फ्रिंजें ज्यादा शिफ्ट होंगी। कारण तो चलो ये चीज मैं क्लियर करा दूं कि शिफ्टिंग सभी की होगी, लेकिन केंद्र के पास वाली थोड़ी कम शिफ्ट होंगी, केंद्र के दूर वाली ज्यादा शिफ्ट होंगी। कैसे? जैसे इसको हमने 1 दिया, इसको हमने 2 दिया, इसको हम 3 नाम दिया, इसको 4 दिया, इसको 5 दिया। ठीक है, ये अपने पास फ्रिंजेस थी वो। ये ओ है, ये 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4। ठीक है, ये कर दी। अब मैं माध्यम में डुबाऊंगा, माध्यम में डुबाऊंगा तो क्या होगा, फ्रिंजेस कहाँ शिफ्ट होंगी, केंद्र की तरफ। और केंद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो आप, ये शिफ्ट होके ऐसे आ गई। ठीक है, अब ये सब की सब शिफ्ट हुई हैं, तो आप देखो जरा कौन सी कम और कौन सी ज्यादा शिफ्ट हुई। तो यदि पहले की बात करूं तो इतनी शिफ्टिंग हुई, दूसरी की बात करूं थोड़ी इतनी हुई, तीसरी की और चौथे की। सबसे ज्यादा शिफ्ट कौन सी हुई, फोर्थ हुई। कारण कारण है, देखो पहली वाली को अपनी वजह से शिफ्टिंग होनी पड़ रही है क्योंकि उसकी खुद की फ्रिंज चौड़ाई कम होगी। दूसरे वाली बेचारी पहले वाली नीचे आ गई, तो उसी वजह से उसको नीचे तो आना ही आना था, फिर पता चला खुद की फ्रिंज चौड़ाई कम होगी, तो दूसरी वाली को पहली की वजह से नीचे आना पड़ा और खुद की फ्रिंज चौड़ाई की वजह से भी, और चौथी तो बेचारी तीनों का भुगतान करी। तो ऐसे लास्ट वाली फ्रिंज है वो सबसे ज्यादा शिफ्ट होंगी। कहने का मतलब एक लाइन कह सकते हैं, सभी फ्रिंजेस समान रूप से शिफ्ट नहीं होती। नजदीक वाली कम शिफ्ट होती है और दूर वाली ज्यादा शिफ्ट होती है। एक क्वेश्चन तो आपका ये था। दूसरा क्वेश्चन आता है, यदि आप इसे मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वर्णीय प्रकाश, सिंगल कलर के प्रकाश की बजाय श्वेत प्रकाश काम में लेंगे तो YDAC के एक्सपेरिमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा? हाँ, क्या देखने को मिलेगा? अब देखो, मैं बताने के बाद तो तुम बता ही दोगे, याद भी कर दोगे, लेकिन थोड़ा सा आप खुद ही सोच पाए तो हिंट के लिए मैं ऐसे बता दूं, श्वेत प्रकाश से फर्क क्या पड़ेगा। श्वेत प्रकाश में एक नहीं 7 कलर होते हैं, तो तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग। अब कौन सी का कब विनाशी होगा और कौन सी का कब संपोषी होगा, ये तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य से ही पता चलेगा। तरंग दैर्ध्य यदि मैं कहूँ 4,000 है तो वॉयलेट है, इसका मतलब ऐसा ही नहीं कि वो 4,000 के आसपास वाले भी लपेटे जाते हैं। आपको पता है उसका बैंड होता है एक। तो मैं ऐसे बोल दूं कि ग्रीन के पहले और ग्रीन के बाद, ग्रीन के पहले और ग्रीन के बाद, यहाँ पे थोड़ा डोमिनेट होता है आपके पास कलर कौन सा, ब्लू कलर और इधर रेड। ऐसी बात नहीं कि ब्लू और रेड होते हैं, बहुत सारा होता है, लेकिन अपन दो ही मिश्रण की ऐसे बात कर रहे हैं क्योंकि अपनी आंखों के लिए ब्लू कलर काफी संवेदनशील है वॉयलेट कलर के बजाय। तो इधर थोड़ा सा ब्लू ब्लू सा दिखा था, उधर रेड रेड सा, मैं ये नहीं कर रहा, रेड है रेडिश सा, थोड़ा सा लालिमा से दिखते है, इधर थोड़ा सा ब्लू ब्लू कलर सा दिखता है। तो अब क्या है, इसके पहले और उसके बाद वालों की चर्चा करें तो हम देख रहे हैं कि यदि ब्लू वाले कलर का डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है, तो वहां पे ये वाला बैंड गायब हो जाएगा और वहां पे दिखेगा कौन, फिर रेड। तो जहां पे ब्लू गायब होता दिखेगा वहां पे दिखाई देगा रेड कलर, और जहां पे रेड कलर गायब होगा वहां पे दिखाई देगा। तुम गायब के बारे में सोचना, ये नहीं सोचना है कि बाकी का क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा
कि ब्लू कलर का यदि विनाशी है तो उसका संपोषी होगा। संपोषी होने का मतलब तो मैक्सिमम ही, भाई मैक्सिमम छोड़ो, मान लो कि इस क्लास में गर्ल्स है ही नहीं तो बच्चे कौन, बॉयज होगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बॉयज इंटेलिजेंट है कि नहीं है, भोंट है लेकिन बच्चे तो यहाँ पे ये है कि ब्लू वाले गायब भी हो गए तो फिर बचा कौन, रेड, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उन्हीं से सहना पड़ेगा। और जब रेड कलर गायब हो जाते हैं तो ब्लू ही बचा। बस आपको ऐसा सा ही सोचना है कि क्या होगा उस स्क्रीन के ऊपर जो वहां पे अपन बना रहे थे ना, ये S1 S2, यदि श्वेत प्रकाश लिया है तो इस स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई देगा। एटलीस्ट वो तो सोचे जिनका पहले पढ़ा हुआ ताकि उनका दिमाग चले, बाकी का इस साल पढ़ाएंगे तो इस वजह से चल जाएगा। अब ये तो नहीं कह सकता अगले साल चलेगी। क्या हुआ, पता चल गया? मुझे ये तो बताया था, तुम कुछ नहीं पता चलेगा, फिर सोचा आराम कर लेंगे इतनी देर ये। तो देखो चाहे कोई सा भी कलर हो, यहाँ पे सबके सब बराबर बराबर चलेंगे तो सभी का पथांतर 0 0 0 0 0। इसका मतलब सभी का क्या हो रहा है यहाँ पे, संपोषी या विनाशी, संपोषी। संपोषी होता तो सभी कलर दिखाई देंगे, सभी दिखाई देंगे तो सभी का वापस मिश्रण, और वापस मिश्रण क्या बनेगा, श्वेत प्रकाश बनाता। सातों कलर का मिश्रण क्या बनाता है, श्वेत प्रकाश। तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको श्वेत धब्बा। उसके ठीक बाद में, अब ठीक बाद में किसी का विनाशी होगा तो सबसे पहले विनाशी होने के चांस किसके हैं। जैसे बात करूं मैं वॉयलेट कलर की और ये बात करूं रेड कलर की, तो वॉयलेट कलर का 4000 का आधा 2000 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे कितना 8 मान लीजिएगा तो कितना, या 7 मान लो तो कितना 3500 एंगस्ट्रॉम। तो पथांतर आता, पथांतर तो 0 1 2 3 4 ऐसे कहानी चालू होती, तो पहले कौन आएगा 2000 या 3500, 2000। 2000 जैसे ही पथांतर मिला, पता चला कि आपको वॉयलेट कलर वाले विनाशी गायब हो गए, गायब हो गए तो बचा कौन वहां पे, रेड कलर। तो अब जो आपको दिखाई देगा वो थोड़ा सा यहाँ पे रेड रेड कलर दिखाई देगा, ठीक है। अब जब आप आगे पहुंचेंगे, आगे पहुंचेंगे तो पता है 3500 की तरफ बढ़ रहे हैं, 3500 की तरफ तो रेड वाला थोड़ा गायब होता दिखेगा, गायब होगा तो वहां पे थोड़ा दिखाई देगा ब्लू। तो अब आगे जाके क्लियर है, तो नीचे की तरफ भी रेड और फिर ब्लू दिखाई देगा। कुछ कुछ पल्ले पड़ा तो हुआ क्या, हुआ ये कि यदि केंद्रीय उच्चिष्ट पे देखोगे ओ पे, तो सभी की सभी समान समान दूरी तय करके आ रहे हैं, तो सभी का मिश्रण होगा, सभी का मिश्रण श्वेत धब्बा बना देता है। उससे ऊपर गए तो पता चला ब्लू वाले जो कलर है उनका विनाशी होगी, विनाशी होगी तो उनका विनाश हो जाएगा, विनाश हो गया तो बचा कौन, लाल कलर। तो वहां पे थोड़ा रेड दिखाई देगा, और उसके बाद में रेड का विनाश होगा तो ब्लू। तो एग्जैक्ट आपको रेड और एग्जैक्ट ब्लू नहीं दिखेगा, इसका थोड़ा सा रेडिश और ब्लू, मतलब थोड़ा सा लाल कलर सा मिक्सर है और इसमें थोड़ा सा नीलापन दिखाई देगा, ठीक है क्या, बढ़िया। तो
अगली चीज, वैसे तो आपने प्रकाश को ऐसे गिराया था, इसलिए सबकी सब समान समान दूरी तय करके आए, पहले किसी टाइप का पथांतर देखने को नहीं मिला। लेकिन यदि मैं पहले से ही किसी कोण पे लापटकूं तो क्या आ जाएगा? पथांतर। बताओ कौन सी ज्यादा पथ तय करके पहुंचेगी? S1 के पास वाली, S2? S1 वाली ने पहले ही तय करके पहुंची, जैसे ही यहाँ पे प्रकाश पहुंचाओगे तो हमें क्या मिलेगा? पथांतर। आया ना? यहां से कोई पथांतर नहीं आया, लेकिन इससे पहले से ही पथांतर आ चुका है, और वो किसकी वजह से? S1 वाली जो तरंग पहुंची वो ज्यादा तय करके आई। तो यहाँ पे आपकी बात पथांतर 0 नहीं है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे उच्चिष्ट नहीं मिलेगा, उच्चिष्ट मिल सकता है। उच्चिष्ट का मतलब है जहाँ पे तीव्रता हो सकता है इत्तेफाक से जो पथांतर पहले से आ रहा है वो किसके बराबर हो? एल लैम्डा। तो क्या मिलेगा? लेकिन पथांतर 0, तो पहले जो केंद्रीय उच्चिष्ट जिस चीज के लिए फेमस था कि पथांतर 0 मिलता है, वो यहाँ नहीं मिलेगा। तो सवाल मेरा ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ से, बताओ जरा केंद्रीय उच्चिष्ट किधर शिफ्ट होगा? ऊपर, नीचे, या वहीं रहेगा? ऊपर की ओर। केंद्रीय उच्चिष्ट किधर शिफ्ट हो जाएगा? केंद्रीय उच्चिष्ट का मतलब है कि दोनों तरंगों में पथांतर क्या देखने को मिले? 0। तो किधर जाए तो मिलेगा? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि यदि ऊपर की तरफ आप भेजोगे तो ये पहले ज्यादा चल के आई थी, और इधर हमने नीचे वाले को चला दिया। यदि दोनों का पथ चल के जो एक्स्ट्रा आ रहे हो बराबर हो जाए तो ओवरऑल पथांतर 0, और हो सकता है कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये केंद्रीय उच्चिष्ट, सेंट्रल मैक्सिमा। तो सवाल आपसे फिर से वही बनेगा कि केंद्रीय उच्चिष्ट कितना शिफ्ट हो गया? केंद्रीय उच्चिष्ट कितना शिफ्ट हो गया? तो बस दूरी ये d दे रखी है, ये दूरी स्मॉल d दे रखी है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमने इसके ऊपर एक अभिलंब डाला, कोण आपको पहले से दिया गया होगा। क्या कहेगा कि यहां से कोण थीटा बनाते हुए आ रही है, थीटा है, तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा। तो ये d है, d का ये घटक cos, और ये d। तो पहले से हमें पथांतर कितना मिला? d साइन थीटा। या फिर कंफ्यूज ना हो, अल्फा था कि इधर भी थीटा आएगा, तो मैं कह दूं d साइन अल्फा पहले से पथांतर मिलेगा। और आपको ये पता है कि ये तरंगे ऐसे जाती है, तो YDS से पथांतर कितना निकाला था आपने? वैसे तो साफ साफ ही नजर आ रहा है कि इन दोनों का समांतर बना दे, ये और ये बराबर कर दूं तो बन जाए। तो यहाँ वाला पथांतर अपना आया करता था d साइन थीटा और बराबर d साइन अल्फा। कहने का मतलब है थीटा और अल्फा, तो जितने कोण पे ये आ रही है उतने कोण पे आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ताकि ये लाइन देखो क्या लगेगी आपको, ये अल्फा और ये भी। समझ रहे हैं मेरी बात कि लाइन सीधी सीधी जाने दीजिएगा, तो ये अल्फा और ये भी अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, आप टेन कोस साइन जैसे भी निकाल लीजिएगा। वैसे तो ये वाली भुजा तो नहीं पता आपको, तो टेन अल्फा बराबर लंब बटा आधार, तो x बराबर डी टेन है। यहाँ पे इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, और कम होता है तो अपन इसको डी साइन अल्फा भी लिख देते हैं, क्योंकि छोटे कोण पे साइन और कोस, साइन और टेन समान है। समझ रहे हैं? तो आपको कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होंगे तो मैथमेटिकली हो जाएंगे कि यदि पहले से ही टेढ़ी किरण आ रही है तो उस वजह से केंद्र पे समान समान पथांतर के साथ है, पथ के साथ नहीं पहुंचेंगी। ऊपर वाली पथ ज्यादा तय करके आ रही है, और नीचे वाली पथांतर आने की वजह से केंद्रीय उच्चिष्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा, केंद्रीय उच्चिष्ट थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। आपसे सवाल ये बनेगा कितना शिफ्ट होगा, तो आपको ये तो पता चल जाए जितने कोण पे आ रही है उतने कोण पे ऊपर की तरफ चला जाएगा। यदि दूरी बतानी है तो साइन या कोस टेन लगा दीजिए, टेन बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा, x बटा d होगा। टेन नहीं तो आप साइन में लिख दो चाहे, क्योंकि छोटे कोण पे तो साइन और टेन बराबर। तो ऐसे ही आपको सवालों के जवाब देते रहने। अगला सवाल है, जो आपने स्लिट बना रखी है उनकी चौड़ाइयां सेम है, ना हो तो क्या होगा?
पीछे से जो प्रकाश आया उसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की, लेकिन स्लिट जो है उनकी चौड़ाइयां अलग अलग है, एक की W1 है और एक की W ऐसे बना। अब सिंपल सी बात है, जिस स्लिट की चौड़ाई ज्यादा होगी उससे प्रकाश बाहर ज्यादा निकलेगा तो उसकी तीव्रता, इतना तो सभी को समझ में आ रहा है कि तीव्रता उसकी ज्यादा होगी जिसकी चौड़ाई ज्यादा होगी। ये कैसे पता कर सकते हैं? तो आप पावर लिखने का तीव्रता इंटू क्षेत्रफल है, सीधी सी बात है, जितना बाहर से आई उसकी तीव्रता तो सभी की समान ही थी, तो ये जो समान है, क्षेत्रफल जिसका ज्यादा उसकी पावर भी ज्यादा। तो हमें पता चला दो स्रोत है, एक S1 और एक ही S2, दोनों की पावर, एक की P1 है और एक की पावर P2 है, और हमें ये भी पता चला P1 इज इक्वल टू, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। अब इसको भूल जाओ आप, क्योंकि पिछले वाला तो काम केवल इसलिए था 2 स्लिट। अब आप पीछे वाले को भूलोगे तो आप सही से सोच पाओगे कि आपको समझना एक स्रोत है P1 पावर का और एक स्रोत P2 पावर का, और इन दोनों से निकलने वाली तरंगों के मध्य हम कराएंगे क्या कराएंगे, एक दूसरे पर अध्यारोपित कराएंगे। ये ऐसे निकली, हमें पता चला इसकी तीव्रता I1 थी और इसकी तीव्रता I2। I1 और I2 कैसे निकाले? कोई बल्ब है, तीव्रता कैसे निकालोगे? हम कहेंगे पावर इसकी थी पावर बटा ये 4 पाई, क्यों? क्योंकि बल्ब है तो गोल। तो आपने देखा पावर बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये दूरी दोनों के लिए समान है, लेकिन पावर तो पहले डिसाइड हो चुकी थी, तो इसका मतलब तीव्रता समानुपाती पावर की, और पावर खुद, तो I1 बटा I2 क्या हो जाएगी? W1 बाई। तो सिंपल सी बात है, फाइनली मेरे को ये बताना था कि यदि स्लिट की विड्थ, यदि छिद्र झिरी की यदि चौड़ाई समान नहीं होगी तो तीव्रताएं भी दोनों की समान, और तीव्रता समान न होने की वजह से जो आपको पहले व्यतिकरण की घटना देखने को मिल रही थी उससे थोड़ी सी अलग मिलेगी। क्या अलग मिलेगी? देखो जब केंद्र पे यहाँ पे देखने को मिलता था तीव्रता कितनी, 4I0, लेकिन अब की बार 4I0 नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों की तीव्रता समान। चलो इसके बारे में न सोच के आप इसके बारे में तो सोचिए कि यहाँ पे निम्निश जो बनता था वहां पे तीव्रता क्या मिलती थी। अब बताओ, जब सर्वसम थी तब तो 0 मिल गई, निम्निश कितनी मिल सकती है मिनिमम से मिनिमम? √I1 माइनस, क्या ये 0 होगा अब की बार? नहीं होगा, ये 0। इसका मतलब काले वाली फ्रिंज की भी थोड़ी बहुत चमक, तो आपको ये तो पता ही था कि ऊर्जा बाहर से आना जाना नहीं करती। काले वाले की यदि आपको तीव्रता नॉन जीरो मिल रही है तो आपका क्या कहना होगा? चमकीली वाले की तीव्रता अब कम हो जाएगी, बस तो आपका काम खत्म। तो मैक्सिमम जो होगी वो √I1 प्लस √। तो ये इतने सारे सवाल बन सकते हैं। तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला यदि स्लिट की चौड़ाई अलग अलग है, क्योंकि और तीव्रता बदल नहीं सकते, और तीव्रता बदलने का मतलब तो दोनों तरंगे अलग अलग ले रहे हैं, और दोनों तरंगे अलग लेने से तो कला असंबंध हो सकती है। तो हम पहले से तो कला संबंधी ली है, फिर छिद्रों की चौड़ाई से हमने क्या बना दिया, उनको अलग अलग तीव्रता बना दी। तो हमने कहा कि चौड़ाई यदि अलग अलग है तो तीव्रताएं अलग अलग है। तो अब की बार बिल्कुल डार्क फ्रिंज डार्क नहीं दिखाई देगी, तो उसकी ऊर्जा कुछ है, तो चमकीली की ऊर्जा में थोड़ी सी कमी होगी। तो आप कहोगे काली अब उतनी काली नहीं दिखेगी, और चमकीली अब उतनी, चमकीली वाले की थोड़ी चमक कम हो जाएगी और काली वाली की चमक थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बाकी ऊर्जाओं का संरक्षण अभी भी लागू रहेगा। कहने का मतलब ऊर्जा शिफ्ट हुई, लेकिन शायद अब उतनी ऊर्जा शिफ्ट नहीं हो पाई। ये कब? जब स्लिट की चौड़ाई अलग अलग, और आई नो तुम थक गए हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें ऐसे करने को दे दूं, वरना तो काम चल जाता है। ये सब चीजें मुझे ही गला फाड़ फाड़ के बतानी पड़ेगी। अब मैं ये ऐसे कह दूं
कि मैंने क्या किया, S1 के सामने एक टी चौड़ाई की और म्यू अपवर्तनांक की पारदर्शी पट्टिका रखी है, तो प्रकाश किरण अब इसमें से गुजर के जाएगी। अब मैं तुमसे ये पूछूं, अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं आधे घंटे बैठे रह सकता हूं, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम्हें ऐसा लगता है फर्क पड़ेगा तो मुझे बताओ जरा। यदि इसके म्यू, हाँ, तो अब बताओ जरा, केंद्र पे क्या मिलेगा? केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा कि नहीं? यदि मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो वो केंद्रीय उच्चिष्ट अब कहाँ चला जाएगा, ऊपर नीचे, और वो पथांतर कितना आएगा, कहाँ पे शिफ्ट होगा, ये सब बताओ। मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट पे उच्चिष्ट मिल सकता है या नहीं, ये बताओ। पहला ही जवाब है, क्योंकि पथांतर आएगा, लेकिन पथांतर लंबा हो गया तो सवाल ये है, क्या केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा जो पहले में था वो नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? ऊपर वाले में पथांतर आएगा, क्यों आएगा उसमें पथांतर? हाँ, पथांतर क्यों आएगा? तीव्रता क्यों हो जाएगी? प्रकाश किरण उस कांच की पट्टिका में जाएगी और जैसे ही घुसने से चाल कम हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, तो वो क्या होगा, समय उसको उतने समय तक वो चलती रहेगी, लेकिन आगे बढ़ने का नाम नहीं दे रहे। तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो दूरी तो उसने काफी चल दी, लेकिन तरंग आगे नहीं हो रही। लेकिन उतने ही समय में ज्यादा दूरी चलने की वजह से, क्योंकि तरंग ऊपर नीचे हो ना, तो अपन तो क्या देखते हैं, तरंग देर से देखते हैं, तो दूरी ज्यादा चल गई तो उसने पथ ज्यादा तय कर दिया, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, पथांतर आएगा। तो अब तुम कुछ नहीं कर रहे, अभी मैं ही कर रहा हूँ, तो इसलिए बस मैं बैठा बैठा वही कर रहा था, तो करने दो मुझे जो आता है। तुम भी बता दो, तुम्हें लगता है तो। बाकी तुम एक काम तो कर ही सकते हो, एक रेड सा बटन आता दबा दिया करो लैपटॉप में, वो तो तुम्हारे हाथ में होता है, नहीं है? ऐसा तो मत ही किया करो कि क्लास चालू करके मोबाइल उल्टा रखो, मतलब फालतू में नेट खराब क्यों करो, नहीं, कम से कम शॉर्ट से देख लिया करो। अरे भाई, यूट्यूब वगैरह पे शॉर्ट वीडियो आते हैं, उनकी बात करो, शॉर्ट्स बोलते हैं उनको। अब पता नहीं तुमने और भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखे हो वहां पे शॉर्ट का, हम तो यूट्यूब वाले की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, रील देख लिया करो, वो तो जानते होंगी, वो भी नहीं जानते, नहीं जानते उनका भविष्य अच्छा है, तो जानते उनका तो खतरे में था ही। क्या धन्नो धन्नो फोटो भी लगा देता है आज, ऐसे फोटो में, और फिर पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, और वो भी मतलब ऐसे धुन 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 धुन, जैसे KGF मूवी में चलता है ना पीछे। हाँ, धन्ना 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 है, नहीं करता ऐसा। एक ऐसा ना, गर्दन हिलाना सीख लिया तूने, ये गर्दन तब भी हिलाएगा जब तेरे से पूछा जाए, मम्मी खाना खाएगा बेटा, तो कह दे ठीक है, आदत डाल लो, गारंटी है, बता रहा हूँ, धन्नो से धनी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ऐसे कह रहा है कि क्लास से बाहर निकले तो अभी देखते क्या कह रहे थे, देखें इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत देर होगी आपको, अब मैं वापस बता देता हूँ। पिंटू आईसी देख ली? वाह,
देखा, मैं यही चेक कर रहा था कि कौन कौन को पता, पीछे वाले को मुक्का मार रहा हूं। हाँ, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, बस ये हेडिंग, वो तो इसलिए कि तुम कल ऐसा न कहो ना कि वो दुश्मन आ गया क्लास में। क्या बता ही जाऊं, कल तो आना ही आना है, न्यूमेरिकल और कराना है इनके। कल की क्लास तुमसे पूछूंगा और तुम्हें आएगा नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, वो चीजें अभी आपको लगी होगी, बट वो पढ़ाई वो समझ में आ जाएंगी, आ गई हो, पता भी नहीं चलता। तो देखो इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण इसमें फंसेगी तो उस वजह से थोड़ी सी वो धीमी हो जाएगी और वो चक्कर थोड़े ज्यादा लगा देगी, तो इस वजह से ये पथ ज्यादा तय करके आती है, तो पथांतर आता है। अब पथांतर कितना आता है ये थोड़ा बात होगी, और ये पथांतर आता है म्यू टी माइनस म्यू, क्योंकि ये थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स काम आते हैं यहाँ पे, वहां पे बताते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो ये हो गया म्यू माइनस टी इंटू म्यू माइनस वन। इतना पथ एक्स्ट्रा चल के आ जाती है किसमें, क्या लिख दिया मैंने, हाँ म्यू टी माइनस टी, ऐसे लिखना था म्यू टी। तो इसके अंदर चलेगी म्यू टी और इसमें चली उतनी दूरी में टी, तो ये हो जाएगी टी इंटू म्यू माइनस वन। तो इतना पथांतर आ गया, पथांतर आ गया, पथांतर जीरो तो नहीं है, तो ऐसा नहीं कह रहा मैक्सिमा नहीं मिलेगा, लेकिन केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट पे जाएगा कहाँ, तो कहाँ भेजूं उसको ताकि बराबर दूरियां तय कर दे, ऊपर, क्योंकि ये पहले ये ज्यादा चल के आ गई, तो हम क्या कर देंगे, नीचे वाले को भी ज्यादा चला दिया, तो यहाँ पे केंद्रीय उच्चिष्ट शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा एक्स जीरो। अब डेल्टा एक्स जीरो तभी हो सकता है जब वाई डी एस सी की वजह से ये वाला पथांतर और ये दोनों, ये पथांतर कितना आता था, तो आप कह दोगे डी साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब वही बात, थीटा बहुत छोटा है तो फिर x बाई डी लिख देंगे, और ये म्यू माइनस 1, तो आपको तो x निकालना था, तो टी डी म्यू माइनस 1 बाई इतना ये शिफ्ट हो जाएगा कौन, केंद्रीय उच्चिष्ट। कहने का मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट हुआ तो बाकी भी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई होंगी, बस यही बताना चाह रहा है कि फ्रिंज कहाँ शिफ्ट होगी, तो आप कहते होगी कि थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट होगी। ध्यान रहे, जिसका माध्यम में डुबोने वालों के अलावा, जो माध्यम में डुबोया था ना, उसके अलावा माध्यम में डुबोया उसमें सभी फ्रिंजेस समान दूरी से शिफ्ट है, बाकी में सब में समान शिफ्ट होंगी। क्यों, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई पे तो किसी में फर्क है नहीं पड़ रहा। तो जिसको माध्यम में डुबोएंगे उसमें कहेंगे कि केंद्र के आसपास वाली सबसे कम शिफ्ट हुई और दूर वाली बाकी में सब में बराबर बराबर शिफ्ट होगी। तो आपसे पूछा जाए कितनी हुई, तो जितना केंद्रीय उच्चिष्ट शिफ्ट हुआ उतनी बाकी भी होगी। तो यही है, बस तो दिखा दे कि ये लिखा हुआ है इनकी। आज की स्लैब में से अपवर्तन तब होता है जब आपके पास एक माध्यम और दूसरा माध्यम बाहर निकल जाएगी वापस। अरे बाहर निकल जाएगी ना, हाँ, तो कांच की पट्टिका से पैरेलली थोड़ी शिफ्ट होती है, वो आपको उसमें पता चलेगा, रे ऑप्टिक्स में मुड़ती नहीं है लाइट।